इसलिए तो लोग गवर्नमेंट जॉब ढूंढते हैं। ईओबीआई पाकिस्तान में एक अलग चीज है, वो यूके में नहीं होती। ठीक है, एक छोटी सी बात, फिर हम नमाज ब्रेक कर लेंगे। एक बात याद रखना, जब भी पेपर सिलेक्ट करो, एग्जाम देने जाओ, फीस भरो, अभी से नसीहत है कि यूके का आप अटेम्प्ट करेंगे, आपने यूके यानी यूके वेरिएंट को सिलेक्ट करना है। F7 में जिन्होंने F7 दिया है, वहाँ टीचर ने बताया होगा कि बेटा आपने इंटरनेशनल को सिलेक्ट करना है, वरना पेपर कुछ और आएगा। अच्छा, इसी तरह टेक्स्ट में यूके वेरिएंट सिलेक्ट करना, वरना पेपर क्या आएगा पता नहीं चलेगा। और याद रखना, पेपर तकरीबन 50,000 का पड़ता है। एक मरतबा लुढ़कने का मतलब है 50,000 की चमाट। और ये तो बात की बात है, फिर अम्मा अब्बा ने बताना होता है। जब रिजल्ट का दिन आता है तो सबसे ज्यादा खतरनाक फेसिंग जो होती है वो अम्मा अब्बा की होती है कि क्या हो गया। ठीक है, तो यूके वेरिएंट ऐसा हमारे साथ हुआ है, हमने देखा है एक दो स्टूडेंट्स को गलत वेरिएंट सिलेक्ट करते हुए और फिर बाद में वो चेंज नहीं होता। एसीसी वाले फिर फेवर नहीं करते और फिर पैसे गए, दोबारा आपको भरने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये एक मसला है। पाकिस्तान का टैक्स इसलिए नहीं पढ़ाते क्योंकि उसका मसला ये है कि पीके वेरिएंट जो है उसकी कोई आपके पास डॉक्यूमेंट्स ही नहीं है, कोई ना स्टडी टैक्स है, ना स्टडी टैक्स है, ना उसकी रिवीजन के टाइम पे अवेलेबल होती है। ठीक है, और पाकिस्तान का टैक्स बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। अब एक बात और है कि अभी मैं वो बताऊंगा। आप लोग क्या समझते हैं, जैसे जिन्होंने F8 दिया है, ऑडिट दिया है, 100% थ्योरी, लॉ दिया है 100% थ्योरी, टैक्स का पेपर क्या है, पूरा कैलकुलेशन है। 80 to 85 मार्क्स आपके पास कैलकुलेशन के, सिर्फ 10 से 15 मार्क्स की थ्योरी आती है, इससे ज्यादा नहीं। यानी ये हमारा पेपर पूरा बेस ही किस पे करता है, कैलकुलेशन पे करता है। इसीलिए हम ये कहते हैं कि हमारे पेपर का पासिंग रेशियो जो है वो पूरे स्किल्स लेवल का सबसे हाईएस्ट पासिंग रेशियो है, जो कि 55 से 60 के बीच में होता है। F7 से भी हाईएस्ट पासिंग जो है वो टैक्स का है। F5 वगैरह तो दूर की बात है ना, उनका तो 35 38 ज्यादा हो जाए, F5 में तो 40 हो जाए, 42 हो जाए। टैक्स का पासिंग रेशियो क्या है, दी हाईएस्ट पासिंग रेशियो है। आजकल का रिकॉर्ड है, एक दो अटेम्प्ट ऐसी हो जाती हैं जिसमें थोड़ा सा ये नीचे हो जाता है, लेकिन 50 के ऊपर ही रहता है। ऑन एन एवरेज 55 to 60 इसका पासिंग है। और इसकी बुक देखिए, कभी जियारत की है बुक की? सही है, टेक्स्ट की बुक जो बॉडी बिल्डिंग या जिम जाते हैं उनको मैं कहता हूँ कि टेक्स्ट की बुक को आप डिम्पल के तौर पे, डंपल के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। टक टक बॉडी। सही है, एक हाथ में बुक रखें, एक हाथ में दो किट्स रखें, जबरदस्त बेहतरीन बॉडी बन जाएगी हजरात के लिए। क्यों? 1100 प्लस पेजेस की स्टडी टेक्स्ट, सुभान अल्लाह, 1100 प्लस पेजेस, इतनी मोटी है, बिल्कुल सही फरमाया। 1100 प्लस पेजेस की स्टडी टेक्स्ट है, इतनी बड़ी बुक और इतना अच्छा पासिंग कैसे? क्योंकि मेरे पाकिस्तानियों, कैलकुलेशन ही कैलकुलेशन है। और हमारी कौम को क्या पसंद होता है, कैलकुलेटर चलता रहे, टक 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 टक, और हम लोगों को इससे मजा आता है। थ्योरी लिखने में मौत आती है, इसमें हमारा कसूर नहीं है, हमारे पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम का कसूर है कि इंग्लिश हमें ना लिखने सिखाई ना बोलने सिखाई। ए लेवल्स वालों की बात नहीं हो रही, ठीक है, पाकिस्तानी एजुकेशन सिस्टम की बात हो रही है। ना इंग्लिश बोलने सिखाई ना लिखने सिखाई। अल्टीमेटली यही होता है कि थ्योरी से नफरत होती है और कैलकुलेशन से प्यार होता है। और एसीसी का प्रोफेशनल मॉड्यूल होता ही थ्योरी की थ्योरी है, आगे जाके तो फिर मौत ज्यादा आती है।
पेपर में आपको चीजें याद होनी चाहिए। टैक्स का पेपर पास करने का जो सबसे आसान तरीका है वो ये है कि चीजें याद होनी चाहिए। यानी है कैलकुलेशन, लेकिन सारे का सारा उसकी बैक पे जो है वो रटा है, रूल्स का रटा है। ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा। इसमें कोई दिमाग चलाने की जरूरत नहीं। टैक्स में कोई दिमाग नहीं चलता। क्यों हो रहा है, ऐसा हो जाए तो क्या होगा, ऐसा कोई सीन नहीं है। सीधी बात बोलूं, ये लकीर है, एक लकीर है। वो एक ईडियम भी चलता है ना, लकीर और उसका टैक्स पास करने का यही तरीका है, यही सक्सेस है। जो बताया जाता है ये ऐसे होता है, तो फिर एक बंदा आएगा मेरे पास, एक बच्चा ऐसा आएगा। स्क्रीन शेयर अभी मैं नहीं कर रहा, मैं इंट्रो दे रहा हूँ, नमाज ब्रेक के बाद मैं स्क्रीन शेयर करूंगा, फिर हम लिखेंगे। तो एक बच्चा उठ के आएगा आप लोगों में से ही, सर ऐसा क्यों हुआ। थोड़े टाइम बाद आएगा ऐसा, ऐसा क्यों हुआ। तो मैं उसको क्या जवाब दूंगा, बेटा पहली क्लास में थे। वो कहेगा नहीं सर मैं लेट हो गया। तो मैं दोबारा दर्ज दूंगा। क्या दर्ज दूंगा, बेटा टैक्स में यूं ही होता है। इसका मैं एक और काउंटर जवाब भी दे सकता हूँ। आप बताओ, एसेट कौन सी साइड पे बढ़ता है। हाँ सुभान अल्लाह, लायबिलिटी क्रेडिट साइड पे, कैपिटल क्रेडिट साइड पे, एक्सपेंस और इनकम कहाँ जाती है, एसओसीआई में। एसेट लायबिलिटी और कैपिटल कहाँ जाते हैं, एसएफटी में। इक्विटी की डिटेल कहाँ से मिलती है, सुई से, हाँ सुई, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी से। कैश की डिटेल कहाँ से मिलती है, कैश फ्लो से। क्यों, इट्स माय क्वेश्चन, क्यों बता। बहुत F1, F2, F3, F7 पास या दे के आए हो ना, बताओ क्यों। सर सर ये क्यों नहीं आता, पेपर तीनों पास किए हैं, F1 भी, F2 भी, F3 भी और F7 अंडर प्रोसेस कुछ लोग होगा। अभी तक नहीं पता क्यों, तो बिल्कुल सही है, नहीं पता। सर रूल है, स्टैंडर्ड है, रूल है। तो टैक्स रूल का भी अब्बू है। रूल तो होते हैं आईएएस आईएफआरएस। गवर्नमेंट बोले ये वाला आईएएस फॉलो नहीं करना है, तो हम फॉलो नहीं करेंगे। यही पढ़ा है ना, वो कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क की बकवास थ्योरी में यही पढ़ा है। इफ गवर्नमेंट सजेस्ट वी विल नॉट फॉलो द आईएएस, वी आर गोइंग टू फॉलो गैप, GAAP, ऐसा ही कुछ है। तो कानून ऊपर है ना। आपको पता है टैक्स इज अ लॉ। टैक्स हर मुल्क का कानून होता है। पाकिस्तानियों, बजट बजट चिल्लाते रहते हो ना, जून जुलाई में बजट आ रहा है, बजट, ये बजट नहीं होता, ये टैक्स का कानून पास होता है, जिसको कहते हैं फाइनेंस एक्ट। पाकिस्तान में कहते हैं फाइनेंस बिल। कौम ने निकाल दिया बजट आ रहा है, बजट आ रहा है, गलत। सही नाम क्या है, फाइनेंस एक्ट है। फाइनेंस एक्ट हर साल आता है, और हर साल पूरा साल वही रेट्स जो हैं वो क्या रहते हैं, पूरा साल वो चलते रहते हैं। इनकम टैक्स के रेट्स, डायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस के रेट वो फिक्स होते हैं। जैसे पाकिस्तान में सेल्स टैक्स 17% हुआ करता था, अभी जो गंजो की हुकूमत आई तो उसमें 18% हो गया। अब अल्लाह खैर करे, अब क्या होता है पता नहीं, अगले बजट में शायद 20 हो जाएगा। यूके को हम बराबरी देंगे ना, रेट्स में तो बराबरी देंगे। सही है, तो खैर, तो कहना यह है कि बजट फाइनेंस एक्ट है, और हर साल ये आता है, तो इसमें लिखा होता है ये यूं है। तो जाओ और जाके पूछ के आओ जिन्होंने कानून पास किया कि ऐसा क्यों है, उनको भी नहीं पता हो। ये रूल्स होते हैं, आपको ऐसे ही करना होता है। यू डोंट हैव एनी चॉइस, आपके पास कोई चॉइस नहीं होती। यू हैव टू फॉलो द कानून, बस खलास, इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। 10 मिनट में नमाज पढ़ते हैं, फिर हम 6:25 पे कंटिन्यू करेंगे। ऑनलाइन वालों, नमाज आप लोग भी पढ़िए, इससे कबल की आपकी नमाज पढ़ी जाए। चला चलिए, क्यों स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। एक चीज बताया आपकी
देखिए एग्जाम आपका जो है वो 3 सेक्शंस के ऊपर है। स्पेशली ये उनके लिए है जिन्होंने आज से पहले कभी भी ACCA का स्किल्स लेवल जो है वो अटेम्प्ट नहीं किया है। सेक्शन ए जो है इसमें आपके पास 15 MCQs आएंगे। कौन बनेगा करोड़पति, एक सवाल होगा, कितने जवाब होंगे, 4, और एक उसमें से सही होगा, प्लस फिल इन द ब्लैंक्स भी हो सकती हैं, ट्रू एंड फॉल्स भी होते हैं, और मैचिंग द करेक्ट आंसर या सीक्वेंस करना भी हो सकता है। यानी सर ये सिंपल F3 F2 की तरह है, तो बिल्कुल हाँ। जिस तरह F2 F3 में MCQs आते थे, फिल इन द ब्लैंक्स आती थी, ट्रू एंड फॉल्स आते थे, इसी तरह यहाँ पे भी आएंगे। एक क्वेश्चन जो है वो कितने मार्क का होगा, एक क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क का होगा। तो कहना ये है कि सेक्शन ए कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी मार्क्स, 30 मार्क्स। फिर आता है दूसरा सेक्शन, सेक्शन बी। जिन्होंने आज से पहले ऑनलाइन वालों, आप लोगों ने क्या अटेम्प्ट किया है पहले स्किल्स लेवल का कोई पेपर, F7 या कोई और पेपर, जरा बताना। कौन है, शफक एंड सज्जाद, सज्जाद ने अटेम्प्ट किया है, ठीक है। तो सेक्शन बी जो होता है उसमें क्या होता है, याद करो अपना पास्ट, क्या आता है स्किल्स लेवल के पेपर में, कितने सिनेरियो क्वेश्चंस आते हैं, कितने MPQs आते हैं, 3 सिनेरियो होगा, एक पूरा कहानी होगी, एक ही टॉपिक पे होगा, टॉपिक मिक्स नहीं करेगा। आसान जबान में अगर F7 की बात करो तो IS 16 के ऊपर है, तो पूरे का पूरा सिनेरियो से 5 क्वेश्चंस किस पे होंगे, IS 16 पे होंगे। टेक्स्ट से तो अभी आपको टॉपिक पता नहीं। यानी कहना यह है कि 3 सिनेरियोज आएंगे और हर एक में कितने क्वेश्चंस करेगा, 5 क्वेश्चंस होंगे। हर एक सिनेरियो से 5 क्वेश्चंस वो आपसे करेगा, और ये सिनेरियो एक ही टॉपिक पे होगा, मिक्सिंग ऑफ टॉपिक्स आमतौर पे नहीं की जाती, ठीक है। अब 5 क्वेश्चंस आ गए, एक क्वेश्चन की वेटेज कितनी है यहाँ पे भी, 2 मार्क्स। तो इसका मतलब ये है 2 मार्क्स, 2 मार्क्स, 2 मार्क्स, 10 मार्क्स, 10 मार्क्स एंड 10 मार्क्स। इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो सेक्शन बी है वो टोटल 30 मार्क्स का है। यानी हमने क्या कहा, सेक्शन ए पेपर का जो है उसमें 15 MCQs आने हैं, फिल इन द ब्लैंक्स भी हो सकती है, सेम लाइक F3 या F2 का पेपर। सेक्शन बी सेम लाइक F2 F3, उसमें भी एक सिनेरियो होता है, और जिन्होंने F7 या F5 दिया हुआ एक सिनेरियो होगा, और कितने सिनेरियोज होंगे इन टोटल, 3। हर सिनेरियो से कितने क्वेश्चन पूछेगा, 5। एक सिनेरियो की वेटेज कितने मार्क्स की होगी, 10। टोटल कितने मार्क्स हो गए, तो सेक्शन ए के 30 मार्क्स, सेक्शन बी के 30 मार्क्स, कितने होते हैं, 60। तो फिर बाकी सेक्शन सी कितने मार्क्स का हुआ, 40 मार्क्स का हुआ। सेक्शन सी 40 मार्क्स। इसमें हमारे पास जिन्होंने अभी ताजा ताजा FR दिया है, कितने में क्वेश्चन आते हैं, 2। F5 में कितने आते हैं, 2। F9 में पता नहीं, चलो। तो टैक्स में आते हैं 3। टैक्स में कितने क्वेश्चन आते हैं, 2 क्वेश्चन होते हैं 15 मार्क्स वाले, और एक होता है 10 मार्क का। थोड़ा सा ये सेक्शन सी फर्क है, ठीक है। 2 क्वेश्चन 15-15 मार्क्स के, और एक क्वेश्चन 10 मार्क का। ऑल इन ऑल 40 मार्क्स। 50 पे बंदा पास होता है और 49 पे फेल हो जाता है। मैं बता, अब सेक्शन ए MCQs है, सेक्शन बी MCQs है, F2 F3 में हमने देखे हुए। सेक्शन सी, जिन्होंने फर्स्ट टाइम आप स्किल्स लेवल का जो पेपर दे रहे हैं उनके लिए नई बात है कि इसमें क्या होगा, स्क्रीन जो है वो स्प्लिट हो जाती है। आधी स्क्रीन पे क्वेश्चन चलता है, हम उसको देखेंगे प्लेटफॉर्म लॉगिन करके, आपको दिखेगा, लेकिन अभी नहीं, टाइम लगेगा। आधी स्क्रीन पे क्वेश्चन चलता है, आधी स्क्रीन पे एक्सेल
या MS वर्ड स्प्रेडशीट या वर्ड फॉर्मेट, आपकी मर्जी होती है, आप सिलेक्ट करते हैं वो फॉर्मेट खुलता है। हमेशा एक्सेल सिलेक्ट करना है, वर्ड फॉर्मेट में टेक्स्ट का कोई काम नहीं है। ये F5 नहीं है कि आपको रिपोर्ट लिखनी है तो आप वर्ड को सिलेक्ट करो, नहीं, हम एक्सेल पे ही करेंगे। एक्सेल होगा यानी यूं समझ लो, इंटर और मैट्रिक में पेन और कागज पे आंसर लिखते थे ना, वही अब कंप्यूटर पे टक 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 टाइप करना है। यानी आपको अपना आंसर टाइप करना है, वो सेव हो जाएगा और फिर रिजल्ट आएगा। ठीक है, यानी लॉन्ग क्वेश्चंस बोल दो, CRQ का फुल फॉर्म होता है कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चंस, यानी वो सवाल देगा, आपको आंसर लिखना है। ये आपके पास एग्जाम पैटर्न है। अब आपको एक आइडिया और भी है, जिन्होंने पहले स्किल्स का पेपर दिया गया, सेक्शन C सर जो है वो आमतौर पे पता होता है कि कहाँ से आएगा। FR में हमें पता था कंसोलिडेशन या फाइनल अकाउंट से एक सवाल आएगा और रेशियो से लाजमी एक सवाल आएगा। F5 में हमें पता होता है कि PM परफॉर्मेंस मेजरमेंट से एक सवाल लाजमी आएगा। तो क्या सर टैक्स में भी ऐसा नोन है? तो जी हाँ, बिल्कुल। सेक्शन C पूरा हमें पता है कि कहाँ से आएगा, कौन से टॉपिक से आएगा, और एग्जामिनर से डिविएट नहीं कर सकता, क्योंकि उसने जो बता दिया तो उसने अपनी रिपोर्ट पे ACJ की वेबसाइट पे डाला, सिलेबस में लिखा हुआ है, हिल नहीं सकता। सेक्शन B, सेक्शन A एग्जामिनर कहते हैं एनी एरिया ऑफ सिलेबस, लेकिन पास्ट एक्सपीरियंस और स्टूडेंट जितने भी पेपर देते हैं हमें पता होता है कि सेक्शन B किन टॉपिक से आता है, और एग्जामिनर के पास चॉइस भी लिमिटेड है, वो सेक्शन B किन टॉपिक से पूछता है मैं आपको वही बता दूंगा। तो आमतौर पे B और C हमें पता होते हैं। सेक्शन A में कहीं से भी कुछ भी आएगा, उसको कोई गैस नहीं कर सकता। पहली क्लास है, एक वक्त आएगा जब मार्च का महीना सर पे खड़ा होगा और वो बच्चे जो शुरू से नहीं पढ़ेंगे वो मुझे मैसेज करेंगे या कॉल करेंगे, सर इम्पोर्टेंट बता दो, सर इम्पोर्टेंट क्या है वो बता दो, मैं वो करके चला या चली जाऊं और मेरा पेपर हो जाए। तो बेटा BCom नहीं कर रहे, इंटर का पेपर है नहीं, A लेवल्स का पेपर है नहीं कि मैं बोलूँ पार्टनरशिप कर लो तो एक सवाल निकलेगा 40 मार्क्स का A लेवल में, ऐसा नहीं हो रहा। प्रोफेशनल लेवल का पेपर है, कुछ भी आ जाए, वो चीज आ जाए जो आपने पढ़ी ना हो, किस कोई भी हो ना, कोई कोई भी हो, वो पेपर गैस नहीं कर सकता। एक्सपीरियंस से बता जरूर सकता है कि यार ये टॉपिक से आता रहता है। अब आपके टाइम में वो टॉपिक खा गया एग्जामिनर, उसकी मर्जी, क्योंकि प्रोफेशनल स्कीम है ना, प्रोफेशनल पेपर दे रहे हो तो यहाँ पे कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं होता, पूरा कोर्स करके जाना होता है तभी पास होंगे, वरना वरना आखिरी दम तक डाउट होगा जब तक रिजल्ट नहीं आएगा, कितना नहीं क्या हो। बंदा जब पेपर दे के उठता है ना उसको पता होता है पास हो गए फेल। टैक्स में तो पता होता है, कि मैं आपको भी बता रहा हूँ, टैक्स का पेपर दे के उठोगे पता होगा निकलेगा कि नहीं निकलेगा, 2-3 क्लासों बाद आपको खुद ही पता चल जाएगा कि कैसे पता होता है। ठीक है, कि कैलकुलेशन के हम चीते होते हैं। अब देखो आगे, साथ साथ लिखते भी जाना भाई, सही है, बड़े बच्चे हैं आप लोग, साथ साथ लिखते जाना, मैं लिखता हूँ बहुत ज्यादा। अब ये आ गया हमारे पास सिलेबस की बात कि सिलेबस कंटेंट्स क्या हैं। हमारे पास कोर्स किया है तो भाई पहला टॉपिक जो है वो है इनकम टैक्स फॉर इंडिविजुअल्स। ये पहला टॉपिक है, इनकम टैक्स फॉर इंडिविजुअल्स। इंडिविजुअल, ये देखो, ये है इंडिविजुअल, गरीब आदमी, अमीर आदमी, ठीक है, हमारी डायग्राम ऐसी ही है। इंडिविजुअल से सर आपकी क्या मुराद है? व्हाट डू यू मीन बाय इंडिविजुअल? इंडिविजुअल मतलब सोल ट्रेडर, इंडिविजुअल मतलब सोल ट्रेडर, इंडिविजुअल मतलब एम्प्लॉई, नौकर, उर्दू में नौकर बोलते हैं। एम्प्लॉय बुरा लगाने की कोई बात नहीं है, एक्सेप्ट करें रियलिटी को, या तो सेठ बनो या सेठ का दायां हाथ बनो, नौकर बनो, पैसा दोनों में मिलेगा, रियलिटी यही है। या तो आप एम्प्लॉयर हैं, कौन से वाले? सोल ट्रेडर, कंपनी नहीं, रजिस्टर्ड कंपनी नहीं। पहला टॉपिक है इंडिविजुअल, सोल ट्रेडर, पार्टनर्स, पार्टनर्स भी अलग अलग होते हैं ना, मिलके पार्टनरशिप बनती है, लेकिन पार्टनर, सोल ट्रेडर, एम्प्लॉई,
ये सब इस टॉपिक के अंदर हैं। प्लस एक आदमी बोलता है मेरे को काम ही नहीं करना है, मैं तो हराम कमाऊंगा। क्या कमाऊंगा? हराम कमाऊंगा। मतलब बैंक में पैसा रखूंगा और क्या मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा। तो ये भी इंडिविजुअल है, इंटरेस्ट इनकम। एक आदमी बोलता है मैं तो इन्वेस्टर बनूंगा, बड़ा होके क्या बनेगा? इन्वेस्टर बनूंगा। अच्छा क्या करेगा इन्वेस्टर बन के? कंपनियों के शेयर खरीदूंगा और हद से मुझे इंटरिम और फाइनल साल में 2 मरतबा क्या मिलेगा? डिविडेंड मिलेगा। जिंदगी इजी। ठीक है, तो डिविडेंड भी किसको मिलता है? इंडिविजुअल को। मैंने क्या क्या बताया? मैंने कहा सोल ट्रेडर हो सकता है जिसके अंदर आप पार्टनरशिप को, पार्टनर को भी ले लो। फिर मैंने कहा एम्प्लॉई हो सकता है। फिर मैंने कहा इन्वेस्टर हो सकता है, रेड कलर से लिखेंगे। इन्वेस्टर को 2 तरह की इनकम होती है, हराम इनकम, इंटरेस्ट इनकम जिसके बाद तबाही मुकद्दर होती है, और डिविडेंड इनकम। और फिर होता है मैं बड़ा होके आसान भाषा में लैंडलॉर्ड बनूंगा। पिंड दा चौधरी। तुसी मालूम पिंड दा चौधरी क्या होता है? जमींदार वडेरा। ठीक है, तो पिंड दा चौधरी क्या कमाता है? पिंड दा चौधरी मेरा भाई खलीफों का खून, अल्लाह अकबर, अस्तगफिरुल्लाह, कैसी बातें करनी है, यूके का है ये। ठीक है, तो प्रॉपर्टी इनकम, लैंडलॉर्ड का मतलब उसकी इनकम का नाम है प्रॉपर्टी इनकम। तो ये इनकम की सोर्सेज हैं जो आपके कोर्स में हैं, पहले टॉपिक के अंदर इंडिविजुअल के अंदर। आपके पेपर का क्या नाम है? टैक्सेशन। ओ माय गॉड, टैक्सेशन। तो आपको अभी तक ये लग रहा है कि हम टैक्स निकालना सीखेगा, ऐसा ही लग रहा है ना? तो सुनो, ये सोल ट्रेडर की इनकम का क्या नाम होता है? प्रॉफिट। प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? प्रॉफिट फॉर द ईयर, ऐसा ही होता है ना? एज पर IAS and IFRS, revenue minus cost of sale is gross profit, and admin expense, then distribution cost, profit from operation, then finance cost. इसके बाद आता है फाइनेंस कॉस्ट और इन्वेस्टमेंट इनकम IAS 20 वाली, गवर्नमेंट ग्रांट वाली। तो हमारे पास आता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, फिर आता है टैक्स IAS 12, और फिर आता है प्रॉफिट फॉर द ईयर। टैक्स कहता है खल्ली वल्ली, आई डोंट केयर, हम इस प्रॉफिट को मानते ही नहीं। दोबारा निकाल, दोबारा निकाल है, ये क्या हो गया? ठीक है, एम्प्लॉयमेंट इनकम की सैलरी हम निकालते हैं बचपन से सर, बेसिक प्लस ओवर टाइम प्लस कमीशन प्लस सिक पे आती है ग्रॉस पे, माइनस होता है पे एज यू अर्न जिसको टैक्स बोलते हैं, और नेशनल इंश्योरेंस कंट्रीब्यूशन आती है नेट पे। टैक्स कहते हैं खल्ली वल्ली नेट पे, दोबारा निकाल, नहीं मानते हैं सर। F3 FR जिंदगी गुजर गई, यानी टैक्स अकाउंटिंग को बोलता है खल्ली वल्ली। खल्ली वल्ली मतलब नहीं मानते। इसका मतलब सर हमारा पेपर टैक्स की कैलकुलेशन के साथ साथ इनकम को रिवाइज करने का पेपर है। तो जी हाँ, आपके सिलेबस का 80% जो है वो इनकम की रिवीजन है। जो अकाउंटिंग के हिसाब से इनकम निकली हुई होगी हम उसको मानेंगे ही नहीं। हम उसको किस हिसाब से निकालेंगे? टैक्स के रूल्स के हिसाब से निकालेंगे। आसान भाषा में डेप्रिसिएशन माइनस होता है ना, टैक्स कहता है नॉट अलाउड, डेप्रिसिएशन माइनस नहीं कर सकते हैं। डेप्रिसिएशन माइनस नहीं कर सकते तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा? बढ़ेगा, 2 टैक्स। वी डोंट केयर, वी आर हुकूमा, वी आर गवर्नमेंट, हमारी सुनो वरना मुल्क छोड़ दो। और यूके है तो 2 नंबरी तो होगी नहीं, भरना पड़ेगा। तो हमने आसान भाषा में आपको क्या बताया कि टैक्स का पेपर जस्ट कैलकुलेशन ऑफ टैक्स नहीं है, आपको इनकम को कैलकुलेट करना है और इसके बाद उस पर क्या निकालना है? टैक्स निकालना है।
और ये पहला टॉपिक है जिसके 18 चैप्टर हैं। सही है, ये एक टॉपिक के 18 चैप्टर हैं, 32, टेंशन नहीं लेने का। ठीक है, तो ये पहला टॉपिक है, पूरा कैलकुलेशन बेस्ड है, कैलकुलेटर चल रहा होगा, मजा आ रहा होगा, याद रखने वाला पेपर है, रूल्स को क्या करना है और क्यों को भूल जाना। क्यों को, ये होता है कुछ बच्चों में क्यूरियोसिटी होती है, हर दफा 1-1.5 बच्चा ऐसा मिलता है मुझे, क्यों क्यों क्यों, तो उसको फिर मैं अलग से दर्ज देता हूँ कि बेटा 55,000 बचाने हैं तो क्यों छोड़ दे, वरना दूसरी अटेम्प्ट में पास होगा, पहली में नहीं। क्यों को नहीं सोचना, हमेशा यूं पे चलना है, यूं होता है, ऐसे होता है, हाँ सर ऐसे ही होता है, बस जैसे ही आपको यूं 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 समझ आ गया, आपका पेपर पास है। क्यूरियोसिटी F5 के लिए बचा के रखिए, F9 के लिए रखिए, वहां जितना सर को परेशान करना हो ना, जान ले लेना टीचर की, सर क्यों 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 क्यों, यहाँ पे यूं 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 यूं, ठीक है, लकीर का जो इन्होंने फरमाया था वही। ठीक, दूसरा टॉपिक, सर इंडिविजुअल्स पे तो टैक्स हो गया, कंपनियां नाराज हो जाएंगी, हाउ अ कंपनी इज गोइंग टू पे टैक्स, ऊपर वाली सारी इनकम कंपनीज के लिए रिकैलकुलेट होंगी और उस पर टैक्स लगेगा, सिवाय एक इनकम के। कंपनी को क्या कौन सी इनकम नहीं हो सकती, इन सारी इनकम जो ऊपर लिखी हैं, एक इनकम कंपनी कर ही नहीं सकती, सैलरी नहीं मिल सकती कंपनी को भाई, एम्प्लॉयमेंट इनकम कंपनी के लिए, यानी कंपनी का प्रॉफिट होगा, कंपनी इन्वेस्टर हो सकती है जिससे उसको इंटरेस्ट मिलेगा, कंपनी किसी दूसरी कंपनी के शेयर्स खरीद सकती है जिससे कंपनी को डिविडेंड मिल सकता है, और कंपनी लैंडलॉर्ड भी हो सकती है, कंपनी जो है वो किसी प्रॉपर्टी को खरीद ले, कंपनी लैंडलॉर्ड होती हैं, तो कंपनीज के लिए भी ये सारी इनकम रिकैलकुलेट होंगी और फिर उस पर क्या लगेगा, टैक्स। सेक्शन सी कितने मार्क्स का था, 40 का था ना, पूरे का पूरा इन 2 टॉपिक से आएगा। सुब्हानअल्लाह व बिहम्दिही सुब्हानअल्लाहिल अज़ीम। एग्जामिनर इतना दयालु है, इतना रहमदिल है, इतनी उसको आपसे सिंपैथी है कि उसने बता दिया है कि बेटा इनकम टैक्स फॉर इंडिविजुअल और कॉर्पोरेशन टैक्स, ये 2 टॉपिक पक्के करो, 40 मार्क्स लाजमी दूंगा, 40 मार्क्स का पेपर यहीं से, यानी सेक्शन सी जो बड़े क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है, CRQ हैं, वो इधर से यहाँ। खलास, आगे बढ़ेंगे। पहला सब्जेक्ट सबसे भारी है, जो आपका इनकम टैक्स की सबसे भारी सब्जेक्ट है, ये सबसे लेंथी है और इसी से शुरू करेंगे। इसके बाद तीसरा टॉपिक है कैपिटल गेन्स टैक्स। कैपिटल गेन्स टैक्स, कैपिटल इनकम पता है क्या होती है, कैपिटल इनकम पता है, आपने एक नॉन करंट एसेट बेचा, आसान भाषा करते हैं, IAS 16, गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ नॉन करंट एसेट, आपको गेन हुआ, गवर्नमेंट ने दरवाजा नॉक किया, नॉक नॉक, गेन हुआ ना तुझे, चल बेटा हिस्सा ला, आपने कमाया है, हमारा हिस्सा किधर है। तो कैपिटल इनकम पे जो टैक्स लगता है, जिसको आसान जबान में हम कहते हैं सेल ऑफ नॉन करंट एसेट एंड शेयर्स, आपने शेयर्स बेचे, कोई नॉन करंट एसेट बेचा, उसके ऊपर आपको अगर कोई फायदा गेन हुआ है तो उस पर आपको क्या देना पड़ता है, कैपिटल गेन्स टैक्स। एग्जामिनर को हमने फोन मिलाया, हमने बोला हाँ बीड़ू बता कैपिटल गेन्स टैक्स कहाँ, कितने मार्क्स का आएगा, तो उसने कहा पता नहीं, मेरी मर्जी, मेरा पेपर मेरी मर्जी, एग्जामिनर है उसकी मर्जी है। तो हमने फिर हिस्ट्री को देखा, हमने स्टूडेंट्स से पूछा जो पिछले 5-6 सालों से पेपर दे रहे हैं, तो आज तक किसी ने ऐसा नहीं बोला कि सर CGT नहीं आया, CGT कैपिटल गेन्स टैक्स 90% एक MTQ CGT से आता है, बहुत लेंथी है,
90% एक MCQ CGT से आता है, ना आए तो मुझे फोन करके नहीं बोलना सर नहीं आया था, क्योंकि एनी एरिया ऑफ सिलेबस है ना MCQ, लेकिन मैं आपको एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। 90% स्टूडेंट्स का यही था, और पेपर पैटर्न जब हम देखते हैं तो यही आता है कि CGT से आम तौर पे एक MTQ 10 मार्क का आता है, और जिसको नहीं आता उसको सेक्शन ए में MCQs में ये भरा भरा मिलता है, यानी इसके बगैर आज तक पेपर बनता हुआ मैंने नहीं देखा, ये आता है। ठीक है, इसके बाद खाली हाथ आए थे, खाली हाथ दुनिया से चले जाएंगे। क्या नाम है खान? हमजा खान जब आया था खाली हाथ था, जब इस दुनिया से जाएगा तो खाली हाथ जाएगा, सब कुछ जो है वो दुनिया में रह जाएगा, इसके वॉलेट, इसकी घड़ी, इसका मोबाइल, इसकी लैपटॉप, इसकी बैंक बैलेंस, इसका पटवा, इसका पर्स, इसका वॉलेट, इसका सब कुछ इसके बच्चों का हो जाएगा, बीवी जिंदा होगी तो उसका भी हो जाएगा, राइट। इनहेरिटेंस टैक्स, IHT का फुल फॉर्म है इनहेरिटेंस टैक्स। तो सर मौत पे टैक्स, तो यस, टैक्स ऑन डेथ ऑफ अ पर्सन। क्या नाम है सर? बड़ा मुश्किल, अल्लाह अकबर। अदियान भाई जब आप मरेंगे, आपकी माशाल्लाह ये प्यारी सी घड़ी आपके बेटे को चली जाएगी, आपका ये मोबाइल आपकी जोजा मोहतरमा रख लेंगी और चेक करेंगी क्या करता रहा है। ठीक है, तो खैर, तो ये सब कुछ रह जाएगा। तो जिसके पास जाएगा वो 3 दिन रोएगा, इसके बाद बोलेगा चलो अब्बा तो गए, आए आए अब्बा की गाड़ी मेरी। आजकल की ये दुनिया है, ये फैक्ट है, बिटर ट्रूथ ऑफ सोसाइटी, ऐसा ही है। 3 दिन, 4 दिन, 7 दिन, 40वां, इसके बाद सब भूल जाते हैं, और अब्बा की गाड़ी में बच्चे ड्रिफ्टिंग कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ऐसा होता है, नॉर्मल है, दुनिया है। ठीक है, तो दुनिया किसी के लिए नहीं रुकती, तो बच्चों के लिए वो इनकम है, अब्बा की गाड़ी बच्चों को मिली, अब्बा का वॉलेट बच्चों को मिला, अब्बा की यॉट, अब्बा का घर, अब्बा का मकान, अब्बा की दुकान, अब्बा का बिजनेस, अब्बा की घड़ी, अब्बा के बैंक बैलेंस बच्चों को मिला। गवर्नमेंट ने नॉक किया 40% हमारा। कितना परसेंट? जिंदगी भर कमाया हमजा ने, 40% मौत पे ले गई हुकूमत, 60% मिल गया बच्चों को। हिसाब कौन दे रहा है कबर में? सोच लो। ठीक है, तो इनहेरिटेंस टैक्स भी हम पढ़ेंगे कि मौत पे कैसे टैक्स लगता है। फिर एक टॉपिक और है, अल्लाह सर ये तो हमें आता है, FA2 ना, FA2 में है सेल्स टैक्स, F3 में है शायद, F3 में भी है, तो FA2 में है ये मुझे पता है, F3 का मुझे नहीं पता था। ठीक है, तो वैल्यू एडेड टैक्स, वैट, आपको क्या आता है? ग्रॉस इज इक्वल टू नेट प्लस टैक्स, कितने परसेंट होता है सर? हम जब पढ़ते थे तो कभी, जिसने पहले पेपर दिया होगा तो 17.5 पढ़ा होगा, जिसने बहुत रिसेंटली पेपर दिया तो 20% आया होगा, अब 20% है। कितना चल रहा है? 20% है। ठीक है, आपने वेट जितना पढ़ा है ना, आप सबने पढ़ा है, जिसने भी F3, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, जितना भी पढ़ा है ना वो 1% पढ़ा है। कितना पढ़ा है? 99% हम पढ़ाएंगे कि वेट होता गया। 2 चैप्टर है सिर्फ, और आपके कोर्स की थ्योरी वेट है, आपके कोर्स की जो थ्योरी है ज्यादातर वो वेट से आती है। सही है, 8 मार्क्स तक की थ्योरी इससे आ जाती है, इसके अंदर थ्योरी ज्यादा है, कैलकुलेशन, कैलकुलेशन तो वही है ना, ग्रॉस इज इक्वल टू नेट प्लस टैक्स। F3 में, FA2 में जब एग्जामिनर ने पूछ लिया है तो टैक्स के पेपर में जाके आपसे वो रिपीट थोड़ी कराएगा, कुछ नया पूछेगा। ठीक है, एग्जामिनर को हमने पूछा ये दोनों आएंगे नहीं आएंगे, तो उसने कहा नहीं पता। एक्सपीरियंस यही है कि एक MTQ CGT से होता है, एक MTQ इनहेरिटेंस से होता है, एक MTQ वैट से होता है। 80 to 90% स्टूडेंट का यही पेपर होता है। ये तीनों टॉपिक से एक एक MTQ आता है, ना आए तो ये चीज आपको MCQ में मिल जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि पेपर में ये 3 टॉपिक नहीं आएंगे। ऊपर वाले 2 तो कंपलसरी है ना, वो तो आएंगे ही आएंगे, ये 3 टॉपिक्स आपको मिलेंगे। आपने दिया है ना, तो याद है, आए थे, ठीक है। तो ये एक्सपीरियंस है कि ये 3 टॉपिक MPQ में आते हैं,
अगर किसी को एमसीक्यू नहीं आया ना तो उसको वो टॉपिक भर भर के एमसीक्यूज में आएगा, सेक्शन ए में आएगा। एक खातून थी, एक स्टूडेंट थी, उनको सीजीटी का एमसीक्यू नहीं आया, 15 में से 10 एमसीक्यू उनको सीजीटी से आया, और सीजीटी उनको आता था तो पास हो गई। अगर सोचो वो सीजीटी छोड़ के चली जाती, फिर पार हो जाना है, क्योंकि हम सारे वो लेवल के तो नहीं है ना कि 90 मार्क्स देंगे। हाईएस्ट मार्क किसी ने 90 स्कोर किया है पास्ट में? माशाल्लाह माशाल्लाह, 80s वाले हैं, सुभान अल्लाह। बहुत कम मिलते हैं मुझे पढ़ने वाले बच्चे। खैर खैर, नसीब, गुड, आई कैन एक्सपेक्ट गुड मार्क्स। इसके बाद दो टॉपिक्स और हैं, ये कहीं भी आ सकते हैं, इनका कोई गारंटी नहीं है। यूके टैक्स सिस्टम, F4 पढ़ा है ना सबने? इंग्लिश लीगल सिस्टम पढ़ा है? वो लीगल सिस्टम में क्या बता रहे, फलाना कोड ढिमकाना कोड, ये हो जाए तो ये कोड, वो हो जाए तो वो कोड, इतने दिन में अपील। अब आप पढ़ेंगे यूके टैक्स सिस्टम, कि टैक्स का मसला हो जाए तो कौन सी कोर्ट जाना है। ये थ्योरी का, कंप्लीट थ्योरी का पोर्शन है। एक चैप्टर है आपका, चैप्टर 1, यूके टैक्स सिस्टम, जो 100% थ्योरी है, लेकिन आसान सी थ्योरी है, छोटा सा चैप्टर है। इसके आगे मैंने लिखा है टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन, 2 चैप्टर हैं इसके। इसके ये एमसीक्यूज बहुत ज्यादा आते हैं। टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन क्या है? देखो, टैक्स कैलकुलेट तो कर लिया, कब पे करोगे? जब दिल चाहेगा। जब दिल चाहेगा हम जाएंगे और टैक्स पे कर देंगे। कैसे पे करोगे? किंग के घर पे जाके चेक दे के आओगे? ऑनलाइन पे करोगे? HMRC के ऑफिस जाओगे? कैसे करोगे? ये सारे कैसे, ये कैसे टैक्स पे होगा, कब पे होगा, एक साथ पे होगा कि इंस्टॉलमेंट अलाउ हैं? लेट करेगा मेरे पाकिस्तानियों, हम सुस्त कौम हैं, ठीक है, टाइम पे तो काम करते नहीं है। तो लेट टैक्स पे करेंगे तो क्या होगा? पेनल्टी होगी, फाइन होगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ये सारी मगजमारी ये आप सीखते हैं टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन के 2 चैप्टर्स में, और इसमें से भी क्वेश्चंस अच्छे खासे आते हैं। यूके टैक्स सिस्टम से एक एमसीक्यू आ जाए तो आए, नहीं आता, कभी आ जाता है एक एमसीक्यू। टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन से लाजमी पेपर में सवाल आता है। आखिरी है लॉसेस, ये है कोर्स कंटेंट। लॉसेस, इनकम पे क्या देना पड़ता है? इनकम पे क्या देना पड़ता है? टैक्स। आप कमाओगे, गवर्नमेंट क्या बोलेगी, बेटा मेरा हिस्सा किधर है, टैक्स दो। अब आपको लॉस हो गया, अधियान 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 को लॉस हो गया। पिछले साल प्रॉफिट हुआ था, उस पर गवर्नमेंट ने आके टैक्स पकड़ लिया, इस साल हो गया लॉस। अधियान रो रहा है, परेशान है, रोते रोते कहाँ पहुंच गया? टैक्स ऑफिस पहुंच गया और कहा कुछ कुछ आसरा करो, कुछ आसरा करो। गवर्नमेंट ने बोला ठीक है जा, तेरे को हम कुछ आसरा देते हैं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रिलीफ, टैक्स रिलीफ ऑन लॉसेस। कैसे, वो इस चैप्टर में सीखेंगे। आपको कुछ पैसे दे देंगे, कुछ एडजस्टमेंट दे देंगे, फ्यूचर में कुछ फायदा दे देंगे, वॉट एवर, वो अब सीखेंगे जब सीखेंगे। अभी क्या सीखना है कि भाई जब लॉस होता है तो गवर्नमेंट जालिम, यूके की है ना इसलिए जालिम, वो आपको क्या दे देती है, ताकि आप बिजनेस बंद करके ना भाग जाओ, क्योंकि बिजनेस बंद करोगे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। इसलिए लॉसेस पे गवर्नमेंट क्या करती है? रिलीफ देती है। ये हमने यहाँ देखना है। इसके अलावा एक और छोटा सा टॉपिक होता है NIC एंड पेंशन। ये सिर्फ एम्प्लॉयर्स के लिए होती है, एम्प्लॉयमेंट इनकम के लिए होती है। NIC, नेशनल इंश्योरेंस कॉन्ट्रीब्यूशन, हर यूके वाले को, यूके में रहने वाले को नेशनल इंश्योरेंस कंट्रीब्यूशन करना होता है। इंश्योरेंस के पैसे गवर्नमेंट को देने होते हैं, जिससे गवर्नमेंट उसको बहुत सारी सर्विसेज दे रही होती है। और पेंशन, एक होती है गवर्नमेंट की पेंशन स्कीम, आमतौर पे जब बुढ़े हो जाओगे आपको गवर्नमेंट से क्या मिलेगी? फिक्स पेंशन मिलेगी। आप चाहते हो कि मुझे एक्स्ट्रा मिले,
तो फिर उसके लिए आपको प्राइवेट पेंशन स्कीम्स में क्या करना पड़ता है, रजिस्टर्ड करना पड़ता है, कंट्रीब्यूट करना पड़ता है। गवर्नमेंट से तो पेंशन मिलेगी, फिक्स है, मिलेगी। प्राइवेट से उस वक्त मिलेगी जब आप पेंशन फंड्स के क्या होंगे, मेंबर होंगे। तो वो हम यहाँ सीखते हैं कि किस तरह से उनकी मेंबरशिप होती है और उसकी कैलकुलेशन वगैरह कैसे होती है। तो ये हमारा सिलेबस है, इसमें कोई सवाल है तो बताइए। क्लास आपके इनकम टैक्स के साथ ही नहीं आ जाएगा? हाँ तो ये सही है, तो इनकम टैक्स ही है ना, सारा सारा ही तो टैक्स है, लेकिन ये अलग टॉपिक्स हैं। नहीं, अगर आप कह रहे हैं कि सेक्शन सी का जो पार्ट सी का जो परसेंटेज उसमें आएगा ऑनलाइन वालों को कुछ पूछना है तो बेटा पूछ लेना। हाँ भाई, कोई सवाल? टोटल 8 किसके? 8 टॉपिक्स हैं। चैप्टर्स तो अब सोचो ही नहीं, रिलैक्स करो। अब हम बात करते हैं थोड़ी सी, थोड़ा सा पढ़ते हैं, आज पहला पहला दिन है। इनकम टैक्स फॉर इंडिविजुअल्स। ये आपका सबसे बड़ा सिलेबस का एरिया है और मैंडेटरी है। 15 मार्क का क्वेश्चन तो इससे आना ही आना है। और बाकी एमसीक्यूज में ये कितना आएगा हमें नहीं पता, एमसीक्यूज में भी आएगा, लेकिन 15 मार्क्स का एक सीआरक्यू इससे लाजमी आएगा। ठीक है। अब इंडिविजुअल है, आप प्रॉफिट निकाला है आप सबने ना। प्रॉफिट हमेशा किसके लिए होता है? फॉर द ईयर होता है। प्रॉफिट फॉर द ईयर होता है, तो टैक्स भी फॉर द ईयर होता है। जैसे प्रॉफिट फॉर द ईयर होता है तो टैक्स भी क्या होता है, और उस ईयर को बोलते हैं टैक्स ईयर। क्या बोलते हैं? अब टैक्स ईयर क्या है? कौन सा डेफर्ड मतलब? अगले साल का? अभी मैं उस पर बताऊंगा, वही मैं यहाँ पे कवर कर दूं। अब देखो हमारा टैक्स ईयर जो है वो है 22-23। 22-23 बोले तो 6 अप्रैल 22 से स्टार्ट होता है और 5 अप्रैल 23 पे खत्म हो जाता है। ये हमारा टैक्स ईयर है। कंपनी का अकाउंटिंग ईयर जनवरी टू दिसंबर हो सकता है, जुलाई टू जून हो सकता है, अप्रैल टू मार्च हो सकता है। टैक्स ईयर में आपके पास कोई चॉइस नहीं है। टैक्स का कानून कहता है आपका टैक्स ईयर क्या है, 6 अप्रैल से 5 अप्रैल, 6 तारीख से शुरू होगा और कब खत्म होगा? आपको एक ही साल की वर्किंग आएगी। आपको जो भी क्वेश्चन आएगा उसके लिए आपको सिर्फ किस साल के लिए काम करना है, जिसका शॉर्ट में नाम है 22-23। आपका टैक्स ईयर कौन सा है? 22-23। 22-23 बोले तो 6 अप्रैल 22 से शुरू होता है और कब खत्म होता है? 5 अप्रैल 23 पे खत्म होता है। इससे पीछे वाला डेटा आपसे नहीं पूछेगा, क्यों? क्योंकि पिछले साल टैक्स का रेट कुछ और था। आगे का डेटा नहीं पूछेगा क्योंकि अगले साल टैक्स का रेट कुछ और होगा। तो आप बाउंड हैं एक टैक्स ईयर के लिए, जो कि कौन सा है? 22-23। ठीक है। अब 22-23 हमारा टैक्स ईयर है। अब इंडिविजुअल के लिए मैंने अभी आपको कुछ इनकम्स बताई थी। देखो टैक्स लगता है हमेशा इनकम पे, इनकम होगी तो ही टैक्स लगेगा ना। इनकम नहीं, देयर इज नो इनकम नो टैक्स, नो इनकम नो टैक्स। और इनकम होगी तो क्या होगा? इनकम को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। कितनी कैटेगरीज है इनकम की? 3। एक सवाल करूं, आप लोग बताना, सर ये 3 क्यों है, 4 क्यों नहीं है? अगर कोई सवाल आया बोले सर 3 कैटेगरीज हैं, 4 क्यों नहीं है, तो इसका क्या जवाब दोगे? सर ये 3 ही है, यही रूल है। कितनी है? और चौथी कैटेगरी नहीं है। तो पहली हेडिंग है नॉन सेविंग्स। पहली हेडिंग क्या है? दूसरी है सेविंग्स और तीसरी है डिविडेंड। ये 3 कैटेगरीज हैं। सेविंग्स बोले तो हराम,
इंटरेस्ट इनकम आती है यहाँ। डिविडेंड नाम से ही बता रहा है डिविडेंड है। नॉन सेविंग के अंदर हमारे पास काफी इनकम्स हैं। कौन कौन सी हैं जरा देखते हैं। पहली है ट्रेडिंग इनकम। ट्रेडिंग इनकम बोले तो सोल ट्रेडर का प्रॉफिट। ट्रेडिंग इनकम बोले तो सोल ट्रेडर का प्रॉफिट। दूसरी है एम्प्लॉयमेंट इनकम। एक, दो। तीसरी है प्रॉपर्टी इनकम। और चौथी है पेंशन रिसीव। नॉन सेविंग की हेडिंग के अंदर 4 इनकम होती हैं। ट्रेडिंग इनकम, ट्रेडिंग इनकम बोले तो नेट प्रॉफिट यानी सोल ट्रेडर का प्रॉफिट। एम्प्लॉयमेंट इनकम बोले तो सैलरी। प्रॉपर्टी इनकम बोले तो किराया। और पेंशन रिसीव बोले तो आपको पेंशन मिली, आपको पेंशन मिली। ये 4 इनकम किस हेडिंग के अंदर आती हैं? सेविंग इनकम में कौन सी आती है? और डिविडेंड तो डिविडेंड है। ये 3 कैटेगरीज इसलिए हैं क्योंकि तीनों के ऊपर टैक्स का रेट अलग अलग है। हम क्या करेंगे, हम पहले अज्यूम करेंगे कि इनकम कैलकुलेटेड है। आपको 3-4 क्लासेस तक इनकम गिवन होगी। आप क्या निकालना सीखेंगे? टैक्स, टैक्स, टैक्स। जैसे ही हम टैक्स निकालना सीख लेंगे फिर हम एक एक इनकम को खोलेंगे कि यार ये प्रॉपर्टी इनकम जो गिवन थी ये आती कैसे है, ये जो प्रॉफिट ट्रेडिंग इनकम गिवन है ये आता कैसे है, एम्प्लॉयमेंट इनकम आती कैसे है, पेंशन कैलकुलेट होती कैसे है, इंटरेस्ट कैसे आता है, डिविडेंड कैसे आता है। यानी हमने अभी तय करा कि ये पहला टॉपिक हमने स्टार्ट किया। जैसे हम पहले क्या सीखेंगे, हाउ टू कैलकुलेट टैक्स। जब टैक्स निकालने आ जाएगा तो फिर एक एक क्या करना शुरू करेंगे, इनकम को कैलकुलेट करेंगे। तो अब टैक्स कैसे निकालते हैं ये कॉपी कर लिया ना, कोई सवाल तो नहीं है? ये ग्रुप बना देंगे तो मैं हैंड आउट और ये वर्क नोट सब उसमें डाल दूंगा। वो ग्रुप बना देंगे कल परसों में इंशाल्लाह। हाँ वो मैंने बोल दिया था, वो आपको नेक्स्ट क्लास में दे देंगे। तो ये अभी जो मैंने बात की टैक्स से वगैरह सब यहाँ लिखा हुआ है। सिर्फ रेड और ब्लू बॉक्स, ग्रीन बॉक्स पढ़ना है, पर्पल बॉक्स अभी नहीं पढ़ना है। रेड बॉक्स को पढ़िए और ग्रीन बॉक्स को पढ़िए बस। नॉन सेविंग में प्रॉफिट आता है, सैलरी आती है, पेंशन आती है, प्रॉपर्टी रेंटल इनकम आती है, और इन्वेस्टमेंट इनकम के अंदर आप कहते हो सेविंग जिसको इंटरेस्ट कहते हैं, और डिविडेंड अपनी जगह पे अलग है। पर्पल बॉक्स को आज नहीं पढ़ना है। अभी हम पढ़ाएगा ना, हम सब पढ़ाएंगे, टाइप्स वगैरह सब पढ़ाएंगे, टेंशन नहीं लेने का। अब ये एक फॉर्मेट है, टैक्स निकालने का ये एक फॉर्मेट है। आज हम स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन 1 आपके सामने है, नजर आ रहा है? एक नजर इस पे डालिए, क्वेश्चन को पढ़िए। ऑनलाइन वालों देखो, फेसबुक नहीं चलाने की हो रही है, क्वेश्चन करने का है। ऑनलाइन वाले आमतौर पे फेसबुक इंस्टाग्राम पे चले जाते हैं पढ़ते पढ़ते, ऐसा मैंने देखा है। ठीक है, चलो भाई, ये क्वेश्चन नंबर 1 है। बड़ा तमीज से इसको देखना है। अभी आपको लगेगा सर मजाक कर रहे हैं, कल पता चलेगा, यानी नेक्स्ट क्लास वेडनेसडे को पता चलेगा कि ये मजाक कहाँ पहुंच गया। ठीक है, देखो जरा, ये सारी इनकम गिवन है। अभी आपने हेडिंग लगाई है कितनी, आपको पता है नॉन सेविंग में कौन कौन सी आती है? बस जबरदस्त, बेहतरीन बेहतरीन। अब देखो, मैं हेडिंग लगाऊंगा नॉन सेविंग की, ये फॉर्मेट बन रहा है। दूसरी हेडिंग लगाऊंगा सेविंग की, तीसरी हेडिंग लगाऊंगा डिविडेंड की, और टोटल का कॉलम तो हमारा मशहूर है ना, वो तो आता ही है। अब मैं एक एक करके इनकम के पास जाऊंगा और पूछूंगा हेलो हाउ आर यू। पहली इनकम कौन सी है? हमने पूछा हाँ बेटा किधर जाओगे, और कौन सा कॉलम पसंद करेंगी आप? हाँ सुभान अल्लाह। तो ट्रेडिंग इनकम ने पसंद कीता है
नॉन सेविंग का कॉलम। क्यों? क्योंकि सर आपने बताया था और यही रूल है बस। हाँ, इस पे तैयार रहना है। टोटल में भी लिख दूं ना? ओके। फिर एम्प्लॉयमेंट इनकम से पूछा, बेटा कहाँ जाना पसंद करेंगे? तो एक ने कहा मनोड़े, एक ने कहा केमाड़ी। नहीं, ऐसा नहीं, नॉन सेविंग में जाएंगे। ठीक है, चलो भाई। फिर प्रॉपर्टी इनकम से पूछा, बेटा किथे? तो इथे। ओके, सुभान अल्लाह। फिर हमने हराम, अस्तगफिरुल्लाह, हराम इनकम देखी, गुस्सा करते हुए सेविंग के हेडिंग में लिख दी। टोटल का कॉलम भी बन रहा है, ठीक है, कैलकुलेटर भी हमारे पास है। और आखिरी में हमें डिविडेंड नजर आया, तो डिविडेंड को उठा के हमने डिविडेंड के कॉलम में फेंक दिया। बहुत मुश्किल था? कोई तकलीफ है तो बताना। टोटल बता दो मुझे। इसका नाम है टोटल इनकम, और ये हमारा टैक्स कैलकुलेट करने का फॉर्मेट है। इसको हम कहते हैं मेन फॉर्मेट। नाम रख दिया मेन फॉर्मेट। इस फॉर्मेट से क्या निकलता है? टैक्स निकलता है। अभी सिर्फ आपने क्या किया है, इनकम को बाइफरिकेट किया है, कॉलम में उठा के बस डाल दिया, खलास। एक सवाल पूछूं, जितनी ज्यादा इनकम उतना ज्यादा टैक्स। सिंपल। जितनी ज्यादा इनकम उतना ज्यादा टैक्स। और अगर इनकम कम हो तो टैक्स क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। पक्की बात है? कसम खा सकते हैं? बिल्कुल खा सकते हैं, ठीक है ना? जितनी ज्यादा इनकम उतना ज्यादा टैक्स, जितनी कम इनकम उतना टैक्स कम। प्रोपोर्शन भी है, रेग्रेशन भी है, सारे हैं, टेंशन नहीं लेनी। आपने बीटी अच्छा पढ़ा है, गुड। F1 में है ना ये सारी टेस्ट, आप पढ़ेंगी इसमें भी, चैप्टर 1। अब मैं आपसे एक सवाल किया है कि अगर टोटल इनकम से, ये क्वेश्चन हैंडआउट आपको मिल जाएगा, क्वेश्चन कॉपी करने की जरूरत नहीं है, मुझे व्हाट्सअप कर देना तो मैं आज ही भेज दूंगा ग्रुप, तो ये कल परसों तक बना देंगे। देखो भाई, ये है लेस। क्या मतलब है लेस का? अगर यहां से टोटल इनकम से कोई भी चीज अगर मैं माइनस कर दूं तो मेरा इनकम क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। इनकम कम हो जाएगी तो टैक्स ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? तो हमने यहां से दो आइटम्स हमें अलाउ हैं जो हम माइनस कर सकते हैं। कितनी चीजें माइनस कर सकते हैं? तीसरी नहीं। कितनी चीजें माइनस कर सकते हैं बेटा? सिर्फ दो। पहली है क्वालिफाइंग इंटरेस्ट। पहली क्या है? क्वालिफाइंग इंटरेस्ट। अभी सिर्फ एक की बात होगी। क्वालिफाइंग इंटरेस्ट जब माइनस हो जाएगा, होता क्या है अभी मैंने नहीं बताया है, ठीक है? जब क्वालिफाइंग इंटरेस्ट माइनस हो जाएगा तो आंसर आएगा नेट इनकम। क्या आंसर आएगा? अब सवाल ये है, सर व्हाट इज क्वालिफाइंग इंटरेस्ट? तो इट्स एन इंटरेस्ट एक्सपेंस, इट्स एन इंटरेस्ट पेमेंट। ये इंटरेस्ट पेमेंट है। अच्छा, किस मकसद के लिए? पर्पस, रीजन होगा। तो हर चीज का टैक्स में कोई ना कोई क्या होता है? रूल होता है। यहां माइनस करने का मतलब है इनकम का क्या हो जाना, और इनकम कम तो टैक्स क्या हो जाएगा? तो क्वालिफाइंग इंटरेस्ट किसको बोलते हैं ये आपको याद करना पड़ेगा। क्वालिफाइंग इंटरेस्ट उसको बोलते हैं, थोड़ा बड़ा कर देते, ठीक है? तो ऑनलाइन वाला नजर आ रही है, स्क्रीन चेंज हो गई है। क्वालिफाइंग इंटरेस्ट उस इंटरेस्ट एक्सपेंस को बोलते हैं जो इन पांच में से किसी एक लोन पे दिया जाए। इंटरेस्ट क्यों देते हैं? जब हमने क्या लिया होता है, किसी से लोन लिया होता है। अगर आपने लोन लिया है और लोन लेने का मकसद यवा दवा दरे सदोर पिजोर, सही ऐसा ही है ना? वाहिद इतने थलाथा अरबा खमसा, अकड़ो बोतरे चार पंच, एक दो तीन चार पांच, 1 2 3 4 5, सही है, इतनी याद। और हिक बा ट्रे, चार पंच, सिंधी में ये भी बोलते हैं, ठीक है? तो इतनी थोड़ी सी आती है मुझे जबान। दुबई में रहने का ये फायदा था। तो ये पांच मकसदों के लिए, किसी भी एक पर्पस के लिए आपने अगर लोन पे करा है तो उसका इंटरेस्ट क्वालिफाइंग इंटरेस्ट होगा।
और क्वालिफाइंग इंटरेस्ट क्या करते हैं हम, टोटल इनकम से क्या करते हैं, माइनस करते हैं। अब वो कंडीशंस की बात करते हैं एक एक करके। मेरी सीक्वेंस आगे पीछे हो जाए तो देख लेना भाई, ठीक है। लोन लिया, जेब में पैसे नहीं थे, एक पार्टनरशिप में एक पार्टनर की जगह खाली थी। हमारा दिल हुआ कि टू बी अ पार्टनर इन अ पार्टनरशिप, कि हम किसी पार्टनरशिप में क्या बन जाएं, लेकिन जेब में नोट नहीं थे, इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है ना, जेब में नोट निष्ठा, जो जेब में पैसा नहीं है, पार्टनर बनने चले हैं, तो क्या किया हमने, कर्जा पकड़ा। क्यों पकड़ा कर्जा, टू इन्वेस्ट इन अ, तो ये लोन पे जो इंटरेस्ट दोगे वो इंटरेस्ट क्या कहलाएगा, क्वालिफाइंग इंटरेस्ट। और क्वालिफाइंग इंटरेस्ट क्या होता है, कहां से, टोटल इनकम से माइनस होता है। पहला रीजन हमने पढ़ लिया, अब ये कौन सा है देख लेना। फिर कोऑपरेटिव्स याद है, F1 में पढ़ी थी, कोऑपरेटिव सोसाइटीज। कोऑपरेटिव सोसाइटी, अब यहाँ पे डेफिनेशन भी नहीं पता हो ना, बस आपको कोऑपरेटिव भी जब भी चलेगा, बस ये लिखा हुआ होगा, इन्वेस्टमेंट इन कोऑपरेटिव सोसाइटीज, बस खलास। अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी में आपने, छोटी मोटी कंपनियां होती हैं, छोटे मोटे इदारे होते हैं, उसमें अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो कोऑपरेटिव्स में, और उसके लिए भी आपके पास पैसे नहीं, आप क्या लेते हो, लोन लेते हो, तो उस लोन का इंटरेस्ट भी क्या बन जाएगा, और क्वालिफाइंग इंटरेस्ट कहां से माइनस होता है, टोटल इनकम से माइनस होता है। दो हो गई भाई। तीसरा, इन्वेस्टमेंट करने निकले हो एम्प्लॉयड कंट्रोल कंपनी में। एम्प्लॉयड कंट्रोल कंपनी क्या होती है, ऐसी कंपनी जिसकी 50% से ज्यादा होल्डिंग उसके एम्प्लॉइज के पास हो। दुनिया में ऐसी कौन सी कंपनी है, एक कंपनी है बड़ी फेमस है, ऐसी कंपनी जिसका 50% शेयर होल्डिंग एम्प्लॉइज के पास हो। नोकिया, नोकिया जब बर्बाद हुई तो उसके एम्प्लॉइज ने ही उसको खरीद लिया। जब नोकिया बर्बाद हुई, एंड्रॉइड से पंगा, एंड्रॉइड से पंगा लिया, और माइक्रोसॉफ्ट ने नहीं खरीदा था। माइक्रोसॉफ्ट ने खरीदा, फिर वो लुमिया आया, शाहरुख खान भी नहीं बचा सका, कैसा, ठीक है, तो शाहरुख खान ने भी बर्बाद किया। इसके बाद उसको उसके एम्प्लॉइज ने खरीदा, और आज वो पाकिस्तानियों के लिए कीपैड वाले फोन बना रही है, कि एक फोन जेब में वो भी रखना होता है ना, कि कोई आता है बेचारा गरीब तो उसको देने के लिए काम आता है, नहीं सही है, तो ऐसा होता है, बराबर से बाइक निकलती है तो लगता है अब गए, तो ऐसा है, तो देना होता है। अभी से बच्चों को यही तरबियत हम देते हैं ना, बेटा कोई आगे मोबाइल मांगे ना तो उसको मोबाइल दे देना, मैं आपको दूसरा इससे अच्छा दिला दूंगा, टेंशन नहीं, वरना मोबाइल के चक्कर में कुछ और हो जाता है ना, यहाँ तो खैर कहीं और चलेगा आपकी और। तो भाई एम्प्लॉयड कंट्रोल कंपनी, आपको लिखा हुआ मिलेगा पेपर में, एम्प्लॉयड कंट्रोल कंपनी, तहकीक भी नहीं करनी पड़ेगी, रिसर्च नहीं करनी पड़ेगी। अगर एम्प्लॉयड कंट्रोल कंपनी में इन्वेस्टमेंट के लिए लोन पकड़ा तो उसका इंटरेस्ट कौन सा इंटरेस्ट कहलाएगा, क्वालिफाइंग इंटरेस्ट। और क्वालिफाइंग इंटरेस्ट कहां से माइनस होता है, टोटल। तीन हो गई, ये तीन इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड हैं, दो एसेट से रिलेटेड हैं। आपको, आप एक पार्टनरशिप में पार्टनर है, आप एक पार्टनरशिप में क्या है, और पार्टनरशिप को लोन देने है, आपको आपको लोन देना है। लोन पे क्या, पार्टनरशिप को कोई एसेट खरीदना है, पार्टनरशिप को क्या खरीदना है, कोई एसेट खरीदना है, और पार्टनरशिप के पास पैसे नहीं है, उन्होंने आपसे मांगे कि बीइंग अ पार्टनर आप इन्वेस्ट कर दें। आपने कहा मेरे पास खुद पैसे नहीं है, तो आपने क्या पकड़ा, पर्सनल कैपेसिटी में लोन लिया, और पार्टनरशिप में क्या किया, कोई एसेट इन्वेस्ट कर दिया, तो ये लोन भी कौन सा, इस लोन का इंटरेस्ट भी कौन सा इंटरेस्ट बनता है, और वो भी कहां से माइनस होता है। तीसरी बात, गुलशन हदीद भी जो है वो यूके में है, गुलशन मेमार भी आज से यूके में है, ठीक है, क्या नाम है बेटा, फहीम भाई हैं, गुलशन मेमार में रहते हैं, विच इज इन लंदन, और इनकी जॉब लगती है गुलशन हदीद पे। बाइक नहीं है, गाड़ी भी नहीं है, अभी अभी ताज़ा ताज़ा ACCA किया है, सुबह फजर पे उठता है, पैदल चलता है, गुलशन हदीद से निकलता है,
और गुलशने मेमार पहुंचता है और फिर वहां पे जॉब करता है, 6 बजे छुट्टी होती है, फिर पैदल चलता है, रात के 12 बजे घर पहुंचता है, फिर फजर में निकल जाता है। अल्लाह अकबर। सेहत का राज यही है। अभी हम आते हैं ना, अभी हम आते हैं, सब्र करो। सही है। तो अब ये बेचारा इतना कमजोर, इतना नाजुक हो चुका है, अब अनकरीब मौत है। इतना रोज चलेगा तो पाँव में खत्म हो जाना है। जान लगी सही तो। हाँ, अब खत्म होने वाला। तो इसने बोला यार मैं बाइक ले लेता हूँ, या मैं क्या ले लेता हूँ, गाड़ी ले लेता हूँ। पैसे अभी नया नया एसीसीए किया है, अभी कहाँ से पैसा आएगा। तो इसने किससे लोन पकड़ा, कहीं से लोन पकड़ा। क्यों लोन लिया, कि मैं एक एसेट खरीदूंगा। प्लांट एंड मशीनरी में सारे एसेट कवर हो जाते हैं, गाड़ी, बाइक, सब कुछ। मैं एसेट खरीदूंगा और उस एसेट को कहाँ इस्तेमाल करूंगा, जॉब में सहूलत के लिए। लैपटॉप खरीदा, कि ऑफिस की रिक्वायरमेंट है, मेरे पास लैपटॉप नहीं है, तो कर्जा लेके लैपटॉप खरीदा। जॉब के लिए कोई भी एसेट खरीदो। हदीद और मेमार यूके में, लेकिन इन दोनों के रूट पे ट्रेन नहीं चलती। जैसे दुबई में हम अल नहदा में रहते थे, तो गुसेस पे जो है वो मेट्रो उतार देती थी, उसके बाद बस में जाना पड़ता था। नहीं चलती थी मेट्रो, क्या करें। तो मेट्रो ये थोड़ी है कि पूरे एक एक गली, एक एक कोना, एक एक चप्पा चप्पा कवर करेगी। अब वो रहता ही ऐसे इलाके में, अब उसकी गलती है, बेटा मेट्रो वाले इलाके में रहना। ओके चल। है। तो कहना ये है कि अगर आपने ऑफिस में, जॉब में इस्तेमाल के लिए गाड़ी, बाइक, लैपटॉप, कुछ भी खरीदने के लिए कर्जा पकड़ा और उस पे क्या दिया, इंटरेस्ट दिया, तो उसका इंटरेस्ट क्या बन जाएगा। और क्वालिफाइंग इंटरेस्ट कहां से माइनस होता है, क्वेश्चन 2 पढ़ेंगे जरा। पूरा क्वेश्चन वही है, एक लाइन बढ़ी है। क्या ये इंटरेस्ट पेमेंट ऊपर वाली 5 में से किसी एक कंडीशन को मीट कर रही है। तो अगर मैं क्वेश्चन 2 को सॉल्व करूं, अगर मैं, अब आपको तो दोबारा करना पड़ेगा, ये मेरा फायदा है। क्वेश्चन 2, क्वालिफाइंग इंटरेस्ट की कंडीशन मीट हुई, मैंने माइनस कर दिया, कहानी खलास। आंसर आ गया मेरे पास, मैं चैट बॉक्स देखता हूँ, 1 सेकंड दीजिएगा मुझे। 5,000 था, देख लीजिए क्वेश्चन को एक नजर फिर से। ठीक है। इंटरेस्ट ऑन लोन टू इन्वेस्ट इन अ पार्टनरशिप सेटिस्फाइंग द कंडीशन, कंडीशन ऑफ क्वालिफाइंग इंटरेस्ट जो है वो सेटिस्फाई हो रही है। तो क्या करेंगे, टोटल इनकम से इस 5,000 को क्या कर दिया हमने, माइनस। खलास। पूरा, इसमें कोई वर्किंग नहीं होती। इंटरेस्ट जो कि इन 5 कंडीशन को मीट करे, पूरे का पूरा माइनस करने का, खलास। और कोई काम नहीं है, वर्किंग नहीं है इसकी, या अक्रूवल नहीं चलता। ठीक है। नेट इनकम तक आ गए, यहां तक किसी को कोई तकलीफ है, ये लिख लिया। सही, जो हम लोन की बात करेंगे मतलब बैंक वगैरह से या कहीं से भी ले लो, कोई भाई से, individual दोस्त से, यार से, बस किसी से भी। लेकिन उस पर क्या होना चाहिए, इंटरेस्ट होना चाहिए। इंटरेस्ट फ्री नहीं होना चाहिए, हलाल लोन नहीं होना चाहिए, हराम लोन होना चाहिए। ठीक है। हलाल लोन क्या होता है, जिसपे इंटरेस्ट नहीं होता, कर्ज हसना, इंटरेस्ट फ्री लोन। चलो, यहां तक हम पहुंचे। अब एक सवाल आता है, आप लोग बड़े अच्छे बच्चे, कुछ नहीं पूछते, मैं पूछता हूँ। देखो, अब यहां तक कॉपी किया ना, अब आप लोगों ने एक काम करना है, इसे कुछ केसेस में बनाऊंगा इसी क्वेश्चन के। देखो, ये हो गया खत्म ना, क्वेश्चन 2 पूरा हो गया। अब मैं कहता हूं केस 2, टोटल इनकम कितनी थी, 45,000 थी, ये 5 है, ये 10 है, और ये कितनी थी, 60। करेक्ट। टोटल ये डिविडेंड है, ये हराम है, और ये क्या है, नॉन सेविंग। अब मैं आपको खुद बता रहा हूं केस 2 में, कि अज्यूम करो क्वालिफाइंग इंटरेस्ट जो है वो है 50,000 का। कितना है क्वालिफाइंग इंटरेस्ट। अब क्या करें, कैसे करें। सर, टोटल इनकम से क्वालिफाइंग इंटरेस्ट माइनस होता है तो आती है नेट इनकम। क्या आती है, यहाँ पे इनकम कितनी है, नॉन सेविंग में कितनी है,
तो यहाँ से कितना माइनस होगा, और बाकी है तो ये 50 ना, है तो ये 50। तो अगले बाकी जो 5,000 है वो कहाँ से माइनस हो जाएंगे, यानी ये सीक्वेंस से माइनस होता है, पहले नॉन सेविंग से, फिर सेविंग से, और फिर भी अगर ज्यादा पड़े तो कहाँ से माइनस होता है। मिसाल के तौर पे फॉर एग्जांपल अगर मैं ये 50 ना करूं, मैं इसको कर दूं, ये है अज्यूम करो 55, अब क्या होगा सर, 45 यहां से नंबर 1, ये सीक्वेंस 1 है, सीक्वेंस 2 है, और यहां से कितना, नॉन सेविंग 0, सेविंग 0, डिविडेंड कितना बच गया, इसको कॉपी कीजिएगा। अब ये मैं बताने वाला हूँ सज्जाद भाई, 2 मिनट रुकिएगा, आपका सवाल फ्यूचरिस्टिक है, वो हमारा केस 3 है, इसको जल्दी से लिखिएगा, शाबाश। सर ये जो आपने कहा कि अगर आप ट्रांसपोर्टेशन के लिए कोई चीज खरीदते हो तो वो कोई भी ट्रांसपोर्टेशन नहीं बोला मैंने बोला ऑफिस में इस्तेमाल के लिए कोई भी एसेट खरीदते हो, अब वो गाड़ी हो सकती है, वो कार हो सकती है, वो बाइक हो सकती है, वो लैपटॉप हो सकता है। आपने जो क्वालिफाइंग उसकी क्या कहते हैं इंटरेस्ट की जो डेफिनेशन लिखी थी उसमें लिखा था प्लांट और मशीनरी बता रहे लेकिन फाइव तो उसमें मशीनरी में मैंने यही अभी बोला था कि प्लांट एंड मशीनरी के अंदर हर तरह का नॉन करंट एसेट होता है, फर्नीचर भी प्लांट एंड मशीनरी, आपको पता है, आइए 16, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, सारे के सारे नॉन करंट एसेट एक ही हेडिंग में जाते हैं जिसको कहते हैं प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। हाँ, फिर फिक्स एसेट शेड्यूल अलग बनता है जिसमें हर एसेट की अलग अलग वर्किंग होती है। तो F7 मेरे को भी याद है, ज्यादा ही याद है, मैंने ACC भी किया हुआ है, मैंने AFA भी किया हुआ है, मैंने CP ऑस्ट्रेलिया का भी किया हुआ है, और बीकॉम तो हमारा बुनियादी बर्थ राइट था कराची यूनिवर्सिटी से बीकॉम करना, ठीक है, वो तो बर्थ राइट था। और जब आप लोग जैसे अभी पढ़ रहे हैं तो आपकी FD है, फाउंडेशन है, और जब हम पढ़ा करते थे ACC उस वक्त जो है वो सर्टिफाइड अकाउंटिंग टेक्नीशियन कैट होता था। जैसे अभी आपको FD का सर्टिफिकेट, अब आप FD पूरा नहीं करते ना, आप तो 4 पेपर करते हो और फिर जम मारते हो, FA1 FA2 MA1 MA2 करके जम मारते हो ना, इसके बाद 3 पेपर और होते हैं, अगर वो दो तो पूरा FD का सर्टिफिकेट मिलता है। तो हमारे दौर में कैट होता था, तो मैंने वो पूरा किया था। तो कितनी हो गई, बीकॉम, सर्टिफाइड अकाउंटिंग टेक्नीशियन, फिर CP ऑस्ट्रेलिया का, फिर AFA UK का, और ACC तो अपना घर का है। सर आपको डिबू साल में कितनी ट्रेनिंग पड़ती है लास्ट लास्ट तो आराम से निकल डिबू आपकी जो मैं चलो भाई, केस 3 जो अभी सजाद ने पूछा भी मुझसे, ये आपने लिख लिया ना केस 2, मैं इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट करूंगा, मैं कहता हूं कि भाई क्वालिफाइंग इंटरेस्ट इज 70,000, अल्लाह अकबर, अस्तगफिरुल्लाह अल अज़ीम, हराम ही हराम लगा हुआ है, तो क्या कर, आप तो गलत प्रोफेशन में है मतलब नहीं गलत को गलत बोलना चाहिए, आप तो पढ़ा रहे सर तो क्या हुआ, पढ़ा इसलिए रहा हूँ,
आइए आज हम नियत करते हैं कि हम इंटरेस्ट सीखेंगे ताकि अपनी जिंदगी में इंटरेस्ट से बच सकें। जायज हो गया? ये मसला पता होना चाहिए। है तो अब हम आगे, इंटरेस्ट है 70,000, इनकम कितनी है? 60 में से 70 माइनस करूं तो एग्जाम में ना स्क्रीन में से हाथ निकलेगा और चमाट मारेगा वो कि इनकम से ज्यादा। कैसे? याद रखना, इनकम पे टैक्स होता है, नेगेटिव इनकम पे रिफंड होता है। तो आप गवर्नमेंट से पैसे मांगोगे? हम कौन है, हु वी आर, ये वो कतर वाला गाना नहीं चल रहा है, वी आर ड्रीमर्स, ऐसा नहीं चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन होती है कि कितना माइनस होगा, जितनी इनकम होगी। तो हम 70,000, ऑल दो हमने 70,000 का क्वालिफाइंग इंटरेस्ट पे करा है, लेकिन जितनी इनकम होगी हम उतना ही माइनस कर सकते हैं, उससे ज्यादा माइनस नहीं करेंगे। एक सवाल आता है, सर फिर वो जो 10,000 बचा उसका क्या? तो उसको बोलो खल्ली वल्ली, यानी चूल्हे में डाल। खल्ली वल्ली बोलते हैं छोड़ दो, इग्नोर कर दो, भाड़ में गया, माफ कर दो, उसको कंप्लीटली भूल जाओ, खल्ली वल्ली करो, उसको इग्नोर करो, उसको यानी उसको देखना भी नहीं है। क्यों? क्योंकि टैक्स ने क्या बोला, जितनी इनकम उतना ही क्वालिफाइंग इंटरेस्ट माइनस होगा, इससे 1 रुपया भी ज्यादा माइनस नहीं हो सकता। यहां तक कोई तकलीफ? सजाद भाई, होप आई एम क्लियर इन दैट। बाकी दो कौन कौन है? शफक और हफ्सा। देखो ऑनलाइन में फेसबुक चलाने की नहीं हो रही, कॉपी करने की हो रही है, जल्दी कॉपी करो, क्योंकि ऑनलाइन में मुझे यही डाउट रहता है कि इंस्टाग्राम या फेसबुक पे बच्चे चले जाते हैं पढ़ते पढ़ते, ऐसा होता है। एक काश के सारे ऐसे हों। लिख लिया? अब हम आ गए अपने क्वेश्चन नंबर 1 पे। ये तो मैंने केसेस बताए जो आपने लिखे हैं, ठीक है। इसको हम मिटा देते हैं। चलो भाई, नेट इनकम पे आ गए, ये क्वेश्चन 2 खत्म हो गया। अब हम आपको एक चीज और पढ़ाते हैं। सबसे शरीफ बच्चा कौन है हमारे पास? कोई भी नहीं है। क्या नाम है बेटा? हाँ, बारिक। सबसे शरीफ यही लग रहा है बेचारा, बारिक भाई। बारिक भाई ने अपनी इनकम को देखा, इनकम ने इसको देखा, कितनी इनकम है। बारिक भाई HMRC के पास जाके खड़ा हो गया। HMRC कौन है? अब हम आपको बता रहे हैं, हु इज HMRC? हिज मैजेस्टी रेवेन्यू एंड कस्टम। पहले हर थी, वो मर गई, अब हिज है। हिज मैजेस्टी रेवेन्यू एंड कस्टम यूके का FBR है, यूके का टैक्स डिपार्टमेंट है। पाकिस्तान का FBR होता है फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, यूके का कौन सा है? HMRC। HMRC कौन है? HMRC वो है जो टैक्स डिपार्टमेंट है यूके का। अब बारिक भाई टैक्स डिपार्टमेंट के पास जाके खड़े हो गए और कहा मैं यूके का सिटीजन हूँ। यार इसको बंद कर भाई, मैं ठंड से मर जाऊंगा, इसको बंद कर, इसको नीचे कर दो, बहुत सर्दी हो गई है, कोयटा मरी पहुंच गए हम लोग। है तो बारिक भाई ने कहा, HMRC, अल्लाह का वास्ता, कुछ कुछ रिलीफ दे दो, कुछ रिलीफ दे दो, हम आए हैं तुम्हारे दर पे, कुछ रिलीफ लेके जाएंगे। HMRC ने बारिक को देखा, शरीफ बच्चा है। HMRC ने कहा, जा तुझे 12,570 का रिलीफ दिया। कितना अमाउंट बोला मैंने? 12,570 है। ये क्या है? ये गवर्नमेंट की तरफ से हर इंसान को मिलता है कि जाओ तुम्हारी इनकमों में, जब तुम नेट इनकम पे पहुंच जाओ तो तुम्हारे दिमाग के अंदर खुद आएगा प्रिंग, खुद का खुद पॉपअप होगा प्रिंग, कि 12,570 माफ है,
12,570 की इनकम क्या है, माफ है, यानी इस पे कोई टैक्स नहीं लग रहा। मैंने यही बोला था ना, जितना यहां से माइनस होगा उस पे टैक्स ऑटोमेटिकली, यानी इनकम कम तो टैक्स कम। कितना कम करवा रही है गवर्नमेंट। देखो बारीक का थैंकफुल होना चाहिए हम सबको कि इसकी वजह से कानून बना है, और इसको कहते हैं पर्सनल अलाउंस। क्या कहते हैं, पर्सनल अलाउंस इज अ फिक्स अमाउंट। कितनी, इसका भी सीक्वेंस वही है जो अभी मैंने सीक्वेंस आपको सिखाई है। पहले कौन से कॉलम से, पहले कौन से कॉलम से, नॉन सेविंग, फिर सेविंग, और फिर, और अगर इससे भी पूरा ना पड़े तो खल्ली बल्ली। एक्स्ट्रा जो होता है, एक्सेस जो होता है, उसको इग्नोर करते हैं, खल्ली बल्ली करते हैं। ठीक है, तो टोटल में तो लिख दिया है, इधर लिखवा दो, कैलकुलेटर चलाओ भाई। कोई आंसर बताइएगा प्लीज। 42। ये जो आंसर आता है जो ब्लू कलर से लिखा हुआ है, इसको कहते हैं टैक्सेबल इनकम, और इस पे लगता है टैक्स, और इस पे क्या लगता है, टैक्स। यहाँ तक कोई सवाल, कोई तकलीफ, खवातीन साइड। हाँ तो फिर पर्सनल लॉस से कुछ बचा ही नहीं। इनकम होगी तो पर्सनल लॉस माइनस होगा, इनकम ही नहीं है तो फिर पर्सनल लॉस खत्म, सेविंग से होगा। नॉन सेविंग अगर खत्म होगी और सेविंग में है तो फिर पर्सनल लॉस सेविंग से माइनस होगा। सीक्वेंस है ना, 1 2 3। तो पर्सनल लॉस खत्म, देना ही नहीं पड़ा, इनकम ही नहीं है तो टैक्स ही नहीं है। पर्सनल लॉस तक हम पहुंच गए। ओके, अब हम आते हैं हैंडआउट पे। ये पर्सनल अलाउंस फिक्स है, कितना, तो 6,000 माइनस हो जाएगा। पर्सन अगर नेट इनकम 6,000 है तो पर्सन ऑफ ऑल्दो अलाउ है 12,570, लेकिन आपकी इनकम कितनी, नेगेटिव में आंसर, बस इसको यूं समझ लो, माइनस में, इस फॉर्मेट के अंदर, इस मेन फॉर्मेट में माइनस में आंसर नहीं आ सकता। नेट इनकम माइनस में नहीं हो सकती, टैक्सेबल इनकम भी माइनस में नहीं हो सकती। ये दो चीजें याद कर लो, आपको खुद ही सीक्वेंस पता चल जाएगी, 1 2 3। ठीक है, पहले नॉन सेविंग, फिर सेविंग और डिविडेंड। अब आ जाओ यहाँ पे, ये कह रहे हैं कि ये वैल्यू को आप टैक्स नहीं करते, टैक्स नहीं करते, गवर्नमेंट ने माफ की हुई है, कितनी इनकम माफ है। ठीक है, अब जब आप पेपर में, अभी थोड़ा हम और आगे बढ़ेंगे तो फिर मैं अभी नहीं दिखाऊंगा, थोड़े टाइम बाद आपको टैक्स रेट्स एंड अलाउंसेस बताऊंगा। पेपर में टैक्स के रेट्स एंड अलाउंसेस गिवन होते हैं, तकरीबन 5 पेजेस होते हैं जो गिवन होते हैं। क्लिक करने पे वो पॉपअप विंडो खुलती है, वो करके दिखाएंगे आपको, तो वो आपको समझ आ जाएगा। उसमें ये गिवन होती है वैल्यू 12,570 पेपर में, टैक्स रेट्स के अंदर गिवन भी होती है, लेकिन हम इतना पढ़ लेते हैं हमें याद हो जाती है। ठीक है, तो क्वेश्चन 3 हम सॉल्व कर चुके हैं। क्वेश्चन 3 क्या था, क्वेश्चन 2 का डेटा यूज करो और टैक्सेबल इनकम बताओ, हमने पहले ही बता दी, क्वेश्चन बाद में पढ़ा। ठीक है, अब एक सवाल है, एक सवाल है, सर, पर्सनल हाउस कितना होता है,
पर्सनल अलाउंस हमारा टैक्स ईयर कौन सा है? हाँ 22 पेपर 24 में देंगे तो उस हिसाब से यही टैक्स ईयर चल रहा है। मार्च अटेम्प्ट के लिए यही रेट चल रहे हैं 22-23 के। आपको ऐसे global.com पे भी मिलेगा। ठीक है, अब पर्सनल अलाउंस है 12,570। सवाल क्वेश्चन, सर क्या ये बढ़ सकता है? पर्सनल अलाउंस क्या बढ़ सकता है? तो जवाब है नो। पर्सनल अलाउंस कभी भी बढ़ नहीं सकता। पर्सनल अलाउंस क्या नहीं हो सकता? कभी भी बढ़ नहीं सकता। क्या पर्सनल अलाउंस रिड्यूस हो सकता है? तो जवाब है यस, पर्सनल अलाउंस कैन बी रिड्यूस्ड। पर्सनल अलाउंस बढ़ता लेकिन कम जरूर होता है। सवाल ये है कि सर ये कम कब होता है? और हमें ये सीखना है कि बढ़ नहीं सकता, कम हो सकता है। अब कम कब होता है? तो इसका हम आपको बता रहे हैं कि देखो, साथ साथ दिखते जाइएगा बेटा। अभी हम बताएं, टेंशन सब्र सब्र, शोया इंतजार। ठीक है, जब ANI 1 लाख से ज्यादा हो जाए तो PA कम हो जाता है। अब ANI क्या होती है अभी मैंने बताना है, टेंशन नहीं। जब भी ANI 1 लाख से ज्यादा हो जाएगी तो पर्सनल अलाउंस क्या हो जाएगा? पर्सनल अलाउंस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अब सवाल ये है, सर व्हाट इज दिस ANI? हमें तो ANI अभी हमने फॉर्मेट सीखा है, हम इतने जीनियस, हमने ANI का वर्ड तो अभी तक देखा नहीं। बिल्कुल नहीं देखा, यू आर राइट। ANI हमने बताया ही नहीं। तो ANI क्या होती है? तो ये देखिएगा, ANI का फुल फॉर्म है एडजस्टेड नेट इनकम, और ये निकालने का एक अदद छोटा सा फार्मूला है। ठीक है, जो आपको क्या करना पड़ेगा? याद करना पड़ेगा। फार्मूला है टोटल नेट इनकम ये है ANI निकालने का फार्मूला। अब इसमें दो बातें नहीं आ गई। ठीक है, ANI का फुल फॉर्म क्या है? एडजस्टेड नेट इनकम। कैसे निकलती है? सर टोटल नेट इनकम लेंगे। हाँ, टोटल नेट इनकम लेंगे। अब सर ये टोटल नेट इनकम कहाँ है? ये आपको पता है, ढूंढो। देखो ये फॉर्मेट बनाया है ना अभी ऑनलाइन वालों, ये फॉर्मेट बनाया। टोटल नेट इनकम कौन सी है? अमाउंट बताओ। ये बिल्कुल सही, माशाल्लाह सुभान अल्लाह। नेट इनकम ये रही और टोटल का कॉलम ये रहा। तो ये 55,000 जो है ये है टोटल नेट इनकम। एम आई राइट? यहां से मिलेगी हमेशा आपको क्या? टोटल नेट इनकम। या आपको फॉर्मेट आप बना रहे होंगे, वो आपको कोने में टोटल के कॉलम में नेट इनकम जो है उसको बोलेंगे टोटल के कॉलम वाली नेट इनकम। ये आप उठाएंगे, ये हाईलाइट हाईलाइट कर लेना अपने पास पिछले सवाल में कि इसको टोटल नेट इनकम बोलते हैं। आगे बहुत काम आएगा। नहीं नहीं सजाद, 50-60 नहीं, 55। ठीक है, अब इसमें दो बातें और हैं, गिफ्ट एड और पर्सनल पेंशन। गिफ्ट एड क्या होता है? सदका खैरात। सही है, सदका हो खैरात। गिफ्ट एड क्या होता है? सदका और खैरात, चैरिटी को डोनेशन करना। डोनेशन टू रजिस्टर्ड चैरिटी इज कॉल्ड गिफ्ट एड। क्वेश्चन में दिया हुआ होगा गिफ्ट एड, किसी बंदे ने कितना डोनेशन किया है, कितना सदका खैरात किया है, आपको कैलकुलेट कर सकते हो क्या? खुद बताएं। ठीक है, तो गिफ्ट एड क्या होती है? डोनेशन होती है, और डोनेशन हमेशा क्या होता है? गिवन होता है। दूसरा क्या लिखा हुआ है?
पर्सनल पेंशन। आपने पेंशन फंड में अगर कुछ कंट्रीब्यूट किया है, पेंशन ये भी गिवन होगा, कैलकुलेट नहीं होता, गिवन होता है। आपने पेंशन फंड में अगर कुछ कंट्रीब्यूट किया है तो वो भी यहां से क्या होगा, यानी ANI का क्या फॉर्मूला है भाई, टोटल नेट इनकम माइनस गिफ्टेड और पर्सनल पेंशन। अब एक सवाल है, ये तो आपने लिख लिया, ये तो बड़ा आसान है सर, हमें याद हो जाएगा इंशाल्लाह एक दो दिन में, एक दो मिनट में। सर ये वर्ड क्या लिखा हुआ है, ये क्या होता है, यानी ये पेपर में हमेशा बाय डिफॉल्ट जो नंबर दिया होगा वो होगा नेट, ये हमेशा नेट फिगर गिवन होगी, और आप इस फार्मूले से क्या करेंगे, इसको क्रॉस अप करेंगे, यही फार्मूला होगा और ऐसे ही होगा, इसमें कोई चेंज कभी भी नहीं हो सकता। अब एक दफा का जिक्र है, एग्जामिनर ने लिखा गिफ्टेड 1000 ब्रैकेट में लिखा ग्रॉस, फार्मूला चलाएंगे, नहीं चलाएंगे। जब एग्जामिनर ने ग्रॉस बोल दिया तो फिर हम होशियारी जैसा है वैसा ले लेंगे, लेकिन अगर एग्जामिनर ने क्या लिखा, लिखा ही नहीं, लिखा गिफ्टेड 1000 खलास, तो हमारा दिमाग क्या बताएगा कि सर ने लिखा था कि अगर क्वेश्चन साइलेंट हो, बाय डिफॉल्ट का मतलब होता है क्वेश्चन साइलेंट हो, तो हम वायलेंट नहीं होंगे, हम उसको नेट समझेंगे और फार्मूला चला देंगे। यहां तक कोई तकलीफ, सही है। चलो, अभी मैंने क्या बताया, जब ANI 1 लाख से क्या होगी तो पर्सनल अलाउंस क्या हो जाएगा, कैसे कम होगा ये नहीं बताया है, ठीक है, अभी हम बताएंगे, फिर इसके बाद छुट्टी करेंगे, बहुत पढ़ लिया। ये ANI का फार्मूला शार्मूला सब यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन आपने भी कॉपी में कॉपी भी किया है, ये लिखते जाना, टेक्स्ट का पेपर जितना लिखोगे ना उतना याद होगा। क्वेश्चन 4 को सिर्फ पढ़ना और इसको साथ कॉपी नहीं करना, इसको जरा समझ लेना एक बार, ये समझ आ गया पूरा पर्सनल अलाउंस समझ आ जाएगा, फिर हम नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ेंगे। पढ़ो जरा मिस्टर, ठीक है, अपन बताएगा फॉर्मेट क्या है, खवातीन नजरात, नॉन सेविंग, क्या इस सवाल में कोई इंटरेस्ट इनकम, अच्छा आदमी है, नेक आदमी है, कोई हराम इनकम नहीं है, सुभान अल्लाह। डिविडेंड, डाउटफुल इनकम भी नहीं है, माशाल्लाह, क्या आदमी है, जबरदस्त। तो हम क्या 3 कॉलम बनाएगा, हम इतना फारिग नहीं है, जितना इनकम उतना कॉलम बनाएगा बस। तो नॉन सेविंग का कॉलम बनाएगा और टोटल का कॉलम बनाएगा और कोई कॉलम नहीं बनाएगा। चलो भाई इनकम का नाम बताओ कितनी है, थोड़ी सी राइटिंग अच्छी करो, ट्रेडिंग इनकम 1 लाख। क्वेश्चन में कोई क्वालिफाइंग इंटरेस्ट नजर आ रही है, सर हमारी निगाहें इंटरेस्ट देखने से महरूम हैं, कोई क्वालिफाइंग इंटरेस्ट नजर, पक्की बात है, तो यही मेरी टोटल इनकम है और यही मेरी, कुछ बच्चे होते हैं जो वो ब्रैकेट बनाते हैं उधर जीरो लिखते हैं फिर नेट इनकम, क्यों इतना टाइम है आपके पास, आर यू डेट मच फ्री, ये अलाउड फॉर्मेट है, ऐसे ही करना है, जब नहीं है क्वालिफाइंग इंटरेस्ट तो दिखाने की जरूरत, यही मेरी ट्रेडिंग इनकम, यही मेरी। जब नेट इनकम आती है तो दिमाग में कौन आता है, बारिक, दिमाग में बारिक आता है और इसका पर्सनल अलाउंस के लिए जाके HMRC में रोना धोना मचाना याद आता है, करेक्ट और रॉन्ग। और आती है हमारे पास टैक्सेबल इनकम, टोटल का कॉलम भी फिल कर लेते हैं, सवाब मिलेगा, क्योंकि पास होंगे तो अम्मा खुश होंगी और अम्मा की खुशी इज अ सवाब, ऐसे लिंक करें आप, ठीक है। चलो अब क्या होगा भाई, टोटल नेट इनकम आ गई, जब ये 1 लाख से ऊपर नजर आ रही है
तो क्या निकालनी पड़ेगी? ANI का फार्मूला अभी अभी ताजा ताजा लिखा है, देख के बता दो, भले याद नहीं होगा। टोटल नेट इनकम लेस ग्रॉस गिफ्टेड और लेस ग्रॉस पर्सनल पेंशन, यही फॉर्मेट अभी लिखा था ना। तो क्या आती है? ANI शरीफ। अगर मैं एक्स की जगह पे वैल्यूज डालूं तो कैसे डलेंगी बताइए? टोटल नेट इनकम कितनी? गिफ्टेड, पर्सनल पेंशन है नहीं, ये 4,000 के साथ आगे बेटा क्या लिखा हुआ है? इट्स ऑलरेडी ग्रॉस्ड। तो जब ग्रॉस है तो फिर होशियारी, फार्मूला नहीं चलाएंगे, 4 की 4 ले लेंगे। अगर ये ब्रैकेट नहीं होता ना, साइलेंट होता, तो फिर हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाई 80 करते। क्या आंसर आया? अब यहां पे क्या हुआ? ANI नजर आ रहा है 1 लाख से क्या है, तो क्या होगा? पर्सनल लॉस कम होगा। अभी तक मैंने ये नहीं बताया है कि कैसे कम होगा, राइट और रॉन्ग? अब मेरी बात सुनना, कैसे कम होगा वैसे। अब जरा रुक जाओ, कॉपी नहीं करो, देखो स्क्रीन पे देखो, कैलकुलेटर उठा लो बस। वैसे मुझे बताओ, पर्सनल लॉस होता कितना है? वाह माशाल्लाह, 12,570 ना, ये पर्सनल लॉस होता है, करेक्ट, वर्किंग है ये। ANI लाख से कितनी ज्यादा है? कितनी ज्यादा है? एक्सिस, एक्सिस बोलेंगे ना, एक्सिस का आधा क्या हुआ? एक्सिस का आधा 6 का आधा 3 से पर्सनल अलाउंस को रिड्यूस कर दो। यानी फार्मूला क्या बना, दोबारा बोलूंगा, जब ANI लाख से ज्यादा हो तो जितनी एक्सेस है ना उसके आधे से, जितनी एक्सेस है ना उसके आधे से पर्सनल अलाउंस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल इस सवाल में सर लाख से कितनी ज्यादा है? 6,000 ज्यादा है। 6 का आधा कितना होता है? अल्लाह अकबर, 3,000 होता है, तो 3,000 से पर्सनल अलाउंस रिड्यूस हो जाएगा, 9,570 आ जाएगा। सुभान अल्लाह। कल यहाँ पर 125 हो। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, वो भी आएगा। नेगेटिव में जाने नहीं दूंगा मैं आप लोगों को कभी, सब्र करो, सब्र। फार्मूला क्या बना? अगर किसी को ये पाकिस्तानी शॉर्टकट उर्दू में बोला हुआ फार्मूला नहीं समझ आता, तो वो अंग्रेजों का लिखा हुआ फार्मूला भी लिख ले भाई, कि ANI माइनस 100,000 डिवाइडेड बाय 2। ANI is 1,06,000 minus 8,00,000 is coming 6,000 divided by 2 is 3,000. So the person allowance is going to be reduced by 3,000 and the person allowance for this question is 9,570. चलो चलो, टैक्सेबल इनकम आ गई है, लिख लेना भाई। अब ये खुद लिख लेना, मैं नहीं लिखता था क्या। जल्दी कॉपी करो, कोई सवाल है तो पूछिएगा प्लीज। ये लीजिए सर। घर पे आज हमने जितना पढ़ा है ना उसको पढ़ लेना, हाँ एक बार। ये क्वेश्चन है, मुझे आंसर बताओ। क्वेश्चन 5, आई नीड आंसर। मिस्टर अली, इसको हम वन नोट पे ले लेते हैं ताकि सबको नजर भी आ जाएगा, ऑनलाइन वालों को भी। जी मिस्टर अली। जी समझा नहीं?
अच्छा हाँ ओके, यूके में ना गलती हो गई ना, इंसान हो, इंसान से टाइपिंग में गलती हो जाती है क्या है। हो सकता है मिस्टर शीश के चल भाई फिर, ऑनलाइन वालों को कुछ पूछना है तो पूछे ना भाई। ये मिस्टर उस्मान वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। हैंड आउट मेरा कितने सालों से चल रहा है, यू आर द फर्स्ट वन हु हाईलाइटेड दैट मिस्टेक। वेरी गुड, इसको मैं सही करूंगा। टैक्सेबल इनकम बताओ नौजवानों। इस बंदे की है एम्प्लॉयमेंट इनकम, कोई क्वालिफाइंग इंटरेस्ट नहीं है, तो यही है इसकी नेट इनकम कितनी, 1,25,000। चलो भाई, पर्सनल अलाउंस जब भी ऊपर 1 लाख से ऊपर नजर आएगा ना, तो आपने पर्सनल अलाउंस डायरेक्ट नहीं लिखना है, वर्किंग करनी है। हम पर्सनल अलाउंस की वर्किंग कब करते हैं, जब हमें यहाँ पे 1 लाख से ऊपर नजर आता है, तो डायरेक्ट वर्किंग क्या होती है, हम क्या करते हैं, ANI निकालते हैं। ANI कैसे निकलती है, टोटल नेट इनकम लेस ग्रॉस गिफ्टेड, है क्या, 16,000 है और ये ग्रॉस ही है, पर्सनल पेंशन नहीं है तो अब मैं नहीं लिखूंगा, पहले लिख दी। ANI कितनी आई, 1,09,000। ये लोगों, पर्सनल अलाउंस कितना होता है, 12,570। रिड्यूस करने का तरीका पाकिस्तानियों, एक्सिस लाख से कितना ऊपर है, 9 का आधा कितना होता है, 4,500 से रिड्यूस हुआ कितना यार, 8070। और यहाँ पे ये आ गई क्या, टैक्सेबल इनकम। यहाँ तक कोई तकलीफ, सर ऊपर वाले का आंसर क्या है? कौन सा, इसका आंसर क्या है? ये ना, अब ये कैलकुलेटर कर दो। ये कितना आ रहा था बेटा, सही आ रहा है 1,004,3। 1,004,000। सही है, ये हो गया। इसमें कोई तकलीफ है किसी को। एक बात बताओ, मैथ्स पढ़ी है कभी, बहुत पहले जमाने कदीम में, ठीक है, मैथ्स पढ़ी है यार। कभी ऐसा भी तो होता होगा कि ये ANI इतनी ज्यादा आ जाए, इतनी ज्यादा आ जाए कि डिवाइड बाई 2 करें तो वो 12,570 से भी ज्यादा आ जाए। अज्यूम करो ANI 2 लाख है, ANI कितनी है, 2 लाख। तो एक्सिस का आधा, लाख का आधा कितना होता है, 50,000। 12,570 में से 50,000 कैसे माइनस होगा, एक मसला है ना ये, क्या नहीं है जी। हाँ अच्छा, मैंने बोला आपने कुछ पूछा। हाँ भाई, ऐसा हो सकता है कि हमारे इस फार्मूले से आंसर जो है ना वो बहुत ज्यादा आ जाए। तो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, एक छोटी सी बात बताता हूँ, ठीक है। मैं आपको एक काम कहता हूँ, ये लिख लिया, हो गया। क्या नाम था इनका, भूल गया मैं, ठीक है। अरे मैं अपना नाम, हाँ फैजान भाई, कोई सवाल, कोई तकलीफ। अब मैं आपसे एक चीज पूछता हूँ, एक छोटा सा क्वेश्चन देते हैं। एम्प्लॉयमेंट इनकम में कहता हूं, ये एम्प्लॉयमेंट इनकम है, ठीक है, कोई ग्रॉस ब्रॉस कुछ भी नहीं है, बस ये है। टैक्सेबल इनकम बताओ, ये छोटा सा क्वेश्चन है। एम्प्लॉयमेंट इनकम कितनी है, बस। टैक्सेबल इनकम बताओ, कैसे करोगे सर, नॉन सेविंग में लिखेंगे क्योंकि ये एम्प्लॉयमेंट इनकम है, और यही हमारी क्या है, कितनी, 1 लाख, और टोटल का कॉलम होगा
इसमें भी 1,25,140, क्या माइनस होगा? पर्सनल अलाउंस जब ऊपर 1 लाख नजर आएगा या 1 से ऊपर नजर आएगा तो वर्किंग कर देते हैं, राइट और रॉन्ग? ये क्या आ जाएगी? अब मेरी बात ध्यान से सुनना, यहाँ पे टोटल नेट इनकम ANI निकालने जा रहा हूं, कितनी है? 1,25,000। और यही मेरी क्या है? क्यों यही है? क्योंकि ना गिफ्टेड है ना पर्सनल पेंशन है। यहां तो कोई तकलीफ? अब आप क्या करेंगे? पर्सनल अलाउंस को क्या करने जाएंगे? रिड्यूस करेंगे। कैसे? ये है ना, कैसे करोगे बताओ? 25,140 एक्सेस कितना है? इसका आधा करो। 12,570 है। ये मेरा ANI है, ये मेरा 1 लाख है। सुबहान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। पर्सनल अलाउंस की वफात हो गई, मौत, हाज़ा मौत। पर्सनल अलाउंस मर गया, अच्छी तरह मर गया। तो अब एक बात अगर मैं बोलूं, जो मैं बोल रहा हूं वो गौर से सुनो फिर लिख लेना। अगर मैं बोलता हूं कि जब भी जिंदगी में ANI 1,25,140 या इससे ऊपर नजर आएगी तो पर्सनल अलाउंस 0 ही होना है, क्योंकि नेगेटिव फिगर तो लिख ही नहीं सकते ना। अगर ये 1,30,000 होता, अगर ये कितना होता, तो 30,000 का आधा कितना होता है? 12,570 में 15 माइनस होगा तो 0 आएगा, क्योंकि टैक्स में नेगेटिव फिगर नहीं आती, क्योंकि नेगेटिव का मतलब होता है रिफंड लेना। नेगेटिव नहीं लिखेंगे, नेगेटिव जब होगी मैं खुद बताऊंगा यहाँ नेगेटिव होगी, वरना पूरे कोर्स में आपने अपनी होशियारी नेगेटिव होती नहीं। तो आपने क्या एक पॉइंट नोट किया कि जब भी जिंदगी में, टैक्स की जिंदगी में हमारा ANI 1,25,140 आएगा तो मेरा आंसर ऑफ पर्सनल अलाउंस हमेशा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, यानी पर्सनल अलाउंस खत्म हो जाएगा। ये बात समझ आती है? ये मैथ्स है, या तो कॉपी कीजिएगा। बस बस ये कॉपी करें और फिर अल्लाह हाफ़िज़। ओहो, चल, डन डन। बस घर वालों को आप 8 का ही बोलिए। 8 8, हमारी क्लास 8। नहीं नहीं, हम 8 बजे खत्म करें। 8:30 होती है। वो तो ऑनलाइन होती थी ना, रिवीजन की यहाँ थोड़ी होती थी। रिवीजन ऑनलाइन होती, वो जो है ना और टाइम होते हैं वो फिर ऑनलाइन होती है बच्चों के साथ। वो बच्चों की मर्जी पे होता है, वो अलग सीन है। हाँ, नेक्स्ट क्लास जो है वो वेडनेसडे है 5:30 से। हाँ, यही वेडनेसडे, फ्राइडे, सैटरडे और इंशाल्लाह थोड़े टाइम बाद संडे। अभी 3 है एक हफ्ते के लिए, अगले हफ्ते से 4। 4 से कम पे तो टेक्स्ट पूरा नहीं होगा ना मेरा भाई, कोर्स पूरा नहीं होगा। जी जी, हाँ, जिसको ये चाहिए मुझे व्हाट्सअप कर देना, मैं भेज दूंगा, क्योंकि अभी ग्रुप नहीं बना हुआ, ठीक है? वो नोट में भेज दूंगा उसमें। 20 से 22 फरवरी तक। तो फरवरी 28 का तो मेरा सोच है, कोशिश होगी पूरी कि आपको 10 से 15 दिन मिल जाए। ठीक है, ठीक है, बंद हो तो कब हो गया? तो बटन दबाओ, शायद 4 बार सेंड कर दी। हाँ, मुझे व्हाट्सएप कर देना, भेज दूँ आपको नंबर पर टेक्स्ट कर। हाँ, नंबर पे टेक्स्ट कर।